जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया वालेकुम कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम। जैसे कि आपको पता है, सिया कॉन्वर्सेशंस इज ऑल अबाउट गेटिंग द इकोनॉमिक नैरेटिव राइट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी तरक्की क्यों नहीं होती। और ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सिया कॉन्वर्सेशंस, ये टीवी से आगे की बात है। ये पॉलिटिक्स से आगे की बात है। हम इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं और हमारी सारी कोशिश है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक नया नैरेटिव निकाला जाए, एक नया तरीक़ेकार सोच कर निकाला जाए, ताकि हम सब तरक्की कर सकें और हमारे बच्चे जो हैं, जो बेचारे फारग बैठे हुए हैं, काम पे लग सकें। तो इस वजह से हम बात करते हैं यहाँ। और आपसे दरख्वास्त है, सारे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट, डिबेट करें, डिस्कशन करें, हमें गालियाँ दें। हम समझना चाहते हैं आप क्या समझते हैं, और आप हमसे क्वेश्चन करें भी। यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आफ्टर ऑल, इस इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ी इकोनॉमिक्स क्यों है आपके खर्चे पे, खास तौर पे अगर पढ़ी है तो आगे कुछ बताएं भी हमें। तो ये सूरत हाल जिस पे हम बात करते रहते हैं। तो आज मेरे साथ है आदिल नाखुदा साहब। आदिल नाखुदा साहब जी बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, अखबारों में भी लिखते हैं, रिसर्च भी करते हैं, आईबीएम भी पढ़ाते हैं। द प्रोफेसर इन आईबीए, वेल नोन यूनिवर्सिटी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट। तो आज इनसे हमने बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में, आदिल साहब, आपने भी देखा होगा कि एक हमने कोशिश शुरू की है दोबारा। एक बारी कर चुके हैं, दूसरी बारी कि हम अपने टैरिफ्स गिराएं और एक ओपन इकॉनमी बनाएं। आपको पता है, हम इकॉनमी सब चाहते हैं ओपन इकॉनमी हो। जैसे कि आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप ओपन इकॉनमी में खेला जाता है। हर टीम खेलती है अपने आप, ये नहीं होती किसी टीम को आप एडवांटेज देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब टीमें, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो खुल के खेले, सामने आके खेले। ये नहीं कि उसको किसी तरीके से हम एडवांटेज दे के खिलवाएं। तो ये इकोनॉमिस्ट का क्रीड है। पर इस मुल्क में बहुत देर से कोशिश यही रही है कि इंडस्ट्री को हम पालें। हम उसको कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री, हम कहते हैं हमारा बच्चा है। हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसको कहते हैं बच्चे तू जाके खेल। पर तू ऐसे नहीं खेलेगा कि तुझे जाके मुकाबला करना पड़ेगा, तुझे हम घर में ही रखेंगे और घर में मुकाबला बनेंगे। आदिल साहब, इसका मेरा फेवरेट एग्जाम्पल था गामा पहलवान, भोलू पहलवान। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। आप शायद छोटे हैं, आपको नहीं पता होगा। भोलू पहलवान साहब थे बड़े हमारे चैंपियन, लड़ते किसी से नहीं थे। तो एक दिन कहीं वो प्रेशर पड़ा तो इनोकी से लड़ना पड़ गया उन्हें। खैर, वो तो नहीं लड़े, उनका छोटा भाई लड़ा था, की पहलवान। वो 3 मिनट में खत्म हो गया की पहलवान। उसके बाद भुल्लू की मिथ ही खत्म हो गई। वो खत्म हो गया, उसकी स्टेट प्रोटेक्शन खत्म हो गई, सब कुछ। तो आदिल आदिल साहब, जरा हमें कहानी सुनाइए। ये जो प्रोटेक्शन क्या है, ये टैरिफ्स क्यों होते हैं, ये क्यों हम इस निज़ाम पे चले हुए हैं? प्लीज, यू नोबडी बेटर देन यू टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये प्रोटेक्शनिज्म है क्या, राइट? सो इसकी आई थिंक ये डिबेट जो है वो आई दिस इज लाइक एज ओल्ड जो बोलते हैं। ये बेसिकली वो चीज है, प्रोटेक्शनिज्म की जो बात हो रही है। आई थिंक एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, रोट ऑन दिस। तो अगर आप उसकी जो बुक है आप पढ़े तो वो ही बात, फोकस यही है कि ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल है एंड इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। आई थिंक ये बड़ी इस्टेब्लिश की गई थी। ये रिकार्डियन मॉडल एक आया था उसके बाद, जो जिसने डेवलप किया था पूरा कंपेरेटिव एडवांटेज का। और फिर आगे इससे बात हुई और फिर काफी इस पर डिबेट हुई कि प्रोटेक्शनिज्म, और आई थिंक ये 250 आदिल 300 ईयर साहब, एक ओल्ड छोटी सी बात इकोनॉमिक लोगों डिबेट। को जरूर समझा दें, लोगों को समझने की जीरो सम गेम का क्या मतलब है। अच्छा, जीरो सम गेम, ये मतलब ये है कि कोई चीज अगर की जाती है तो जीरो सम का मतलब है कि एक एक आदमी अगर लूज करता है और दूसरा आदमी गेन करता है तो इक्वलाइज बेसिकली हो जाता है। ट्रेड की जब बात करते हैं, और ये प्रूफ किया गया है, ये रिकार्डियन मॉडल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो फर्स्ट थिंग जो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, और बेसिक जो होता है, आई थिंक इन दैट सेंस इट वुड बी द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म्स, इज दैट ट्रेड, there's more to gain in trade than there are people who are losing. So the value that you generate from a transaction, in trade transaction, जो आप वैल्यू जो जनरेट कर रहे हैं वो ज्यादा है इकोनॉमी के लिए देन सिंपली द वंस दैट आर लूजिंग अप। तो इवन जो प्रोटेक्शन की भी जो बात करते हैं वो बेसिकली ट्रेड पे ही कर रहे हैं। वो भी उनका भी फोकस ट्रेड है, वो डोमेस्टिक ट्रेड है। द थिंग इज वो भी अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं इन दैट सेंस कि वो भी अगर कोई एक छोटी सी, अगर एक आप स्क्रू बनाता है गाड़ी के लिए, राइट, वो भी अपनी वैल्यू एक जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, एक एडिशनल वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो ही ट्रांजैक्शन या मार्केट में आ रहा है। वो भी तो एक मार्केट की एडवांटेज ही ले रहा है। हम ये कह रहे हैं आगे इसको बढ़ने के लिए कि ये जो मार्केट है ये डोमेस्टिक प्लेयर्स से क्यों रिस्ट्रिक्ट की जाए, जब फॉरेन प्लेयर्स आके आपको भी बेहतर करेगी, टेक्नोलॉजी लेके आएगी, आपको इंप्रूव करने का चांस देगी। और दूसरी बात यही है कि वो करेगी आपको, आप भी बेहतर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और
आपकी साइज भी बढ़ेगी मार्केट की, अगर आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे और compete जब करेंगे। देखें, आप कंपटीशन की बात की थी आपने, वो इनोकी और उसकी जो बोलू पहलवान की जो एग्जांपल दिया है, वो बड़ा बेसिक सा एक सिंपल सा एग्जांपल है। आई थिंक उसका आपने एक बड़ा स्टैंडर्ड और आई वुड से द मोस्ट बेसिक, कि जब आगे अगर इनोकी को डिफीट कर लेता तो वर्ल्ड क्लास बन जाता। अब आप देखें कोई कोई स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान 1960s में जब इंटरनेशनली रिनाउंड था, क्रिकेट में आप देख लें, देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान टीम वाज वर्ल्ड बीटर। फिर हम खत्म हो गए जब हमारे पास ऑप्शन नहीं मिली कंपटीशन के लिए, यहाँ इंटरनल कंपटीशन बंद हुआ, पाकिस्तान के अंदर टीम्स आना कम हुई, वी हैड दोस प्रॉब्लम्स, and because of those problems, I think the team started struggling because they were not playing cricket as much as what we would say in India. One of the things that Indian cricket team आप देखें, they play a lot of cricket, and that is what helps it internationally, वो जाके compete करता है। There was a time when we used to thrash them 1990s में, but अब वो reverse हो गया है। क्यों? Because the fact is वो ज्यादा open है to more cricket। वो अपने टीम्स आती हैं बाहर से, उनके नेचुरली the environment is much different in the India तो वहां से बाहर टीम्स आती हैं, they end up playing better. So वही बात है कि the more we are exposed to competition, competition is a good thing, it should be embraced। और competition से ही हमने ग्रो करना है और इंक्रीज करनी है हमारी प्रोडक्टिविटी, जी बात आ जाती पर है। आदिल साहब, हमारे जो Ultimately, ऑटोमोबाइल वाले हैं और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि टैरिफ्स ना कम करो। आपका क्या ख्याल है, ये जो टैरिफ कम हो रहे हैं इंशाल्लाह चलते रहेंगे या ये बंद हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे टैरिफ्स? क्या होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा, तो ये इंडस्ट्री का भी आप देखें तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो जो बोलते हैं कि टैरिफ आप कम करें बट पहले हमने एक एनवायरनमेंट दे हमें बेहतर इंप्रूव करने के लिए, और इंटरनली आप एनवायरनमेंट हमारे लिए बनाए, जो हमने बेसिकली काफी सालों से उनको दिया हुआ है। बट यही बात आ जाती है, अल्टीमेटली क्या है कि टैरिफ दिया है आज, वो टैरिफ की प्रोटेक्शन वो 5 साल के लिए गारंटीड हो जाती है, इन दैट वे दैट दे हैव दैट प्रोटेक्शन। वो पॉलिसी अगर आ जाती है जो प्रोटेक्ट करती है उनको, फिर वो प्रोटेक्शन के थ्रू दे रियलाइज कि हर दफा जब भी नई गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी, हमारा इतना पावर होगा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो टैरिफ रहे। और वही हम्म। आप देख रहे हैं लॉबिंग जो पार्ट आ जाती है। सो इन दैट सेंस द होल लॉबी ग्रुप्स दे एंड अप बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज इन दैट सेंस कि वो नेचुरली टैरिफ कम नहीं करने देते। तो टैरिफ पे बात आ जाती है, इसकी टैरिफ का मतलब क्या है, राइट? सो टैरिफ हाई क्यों आप देखते हैं ऑटो में हाई है, आप देख लेते हैं कोई और इंडस्ट्रीज में हाई है, हमारे फूड प्रोटेक्शन फूड इंडस्ट्री बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें सबसे जो हाईएस्ट जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो फूड इंडस्ट्री में है। और फूड इंडस्ट्री में भी आप देख लें हमारे जो लोकल जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्राइस रेंज है वो इतनी, आप देखें दे आर बेसिकली मार्केट टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर, सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और फिर हम लोग जब आप स्टोर में जाते हैं, यू गेट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ इंपोर्टेड चॉकलेट्स एक्सेट्रा जो आपको मिल रही है, बट काफी हाई प्राइस रेंज में मिलती है, उनके ऊपर बहुत टैरिफ्स लगाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट ये किया जा रहा है कि वो बेसिकली प्राइस हाई करते हैं एक गुड का, और दूसरा जो लोकल मार्केट में है उनको ज्यादा स्पेस दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसकी वजह से जब गारंटीड प्रॉफिट आ जाता है एक बिजनेस में, जब आपको कंपटीशन ही नहीं है और आपके पास लोकल प्रोड्यूसर्स भी इतने कंपेटिटिव नहीं है, ना ही आपके पास फॉरेन कंपटीशन है, टैरिफ की वजह से एक प्राइस इंक्रीज की जा रही है लोकल मार्केट में, तो उस की वजह से यू एंड अप सीइंग दैट देयर इज नो इनोवेशन कमिंग इनटू द अच्छा मार्केट, आदिल साहब, एंड एक और दैट बात इज व्हाट्स बताइए, जो अफेक्टिंग टैरिफ जी। जब आप लगा देते हैं, लेट्स से चीनी पे हमने टैरिफ लगा दिया। चीनी इज अ बैड एग्जांपल, आई डोंट वांट टू गिव इट। लेट्स से हमने मोटरसाइकिल पे टैक्स लगा दी, टैरिफ लगा दिया, तो वो पे कौन करता है? तो टैरिफ का पे, ये तो बड़ी एक बात है इसमें एज इकोनॉमिक्स, राइट? अगर आप देखें तो देयर आर टू नेचुरली पार्टीज इन दिस। हम्म। तो एक आ जाता है प्रोड्यूसर और एक आ जाता है कंज्यूमर। तो हम्म। इसमें आप देखते हैं कि जिसकी नेचुरली इलास्टिसिटी, अगर आपकी जो है जो सेंसिटिविटी प्राइस जिसकी ज्यादा है वो कम पे करेगा कंपेयर टू दी अदर। अब नेचुरली मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल एक आदमी के लिए पाकिस्तान में, अब दूसरा भी देखिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ना होने के बराबर है अभी फिलहाल। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मे बी इन 5-10 years वी सी एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट फिलहाल जो मोटर बाइक्स को जो रिप्लेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अगर नहीं है तो एक आदमी के लिए नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटर बाइक खरीदना। तो वो फिर एक हायर प्राइस देने के लिए तैयार है अपनी नेचुरली एक लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए या जो भी अपनी बेहतरी के लिए, वो अगर पे करना चाह रहे हैं, मोटर बाइक करना चाह रहा है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी प्राइस की है वो कम है, तो वो एंड अप पे कर लेता है उस पार्ट पे। और प्रोड्यूसर तो जो है नेचुरली उसको ये पता है यानी कि जी। जो जो टैरिफ होता है वो डायरेक्टली
कंज्यूमर की जेब से जाता है, आपकी मेरी जेब से। अगर अगर प्राइस इंक्रीज करने की गुंजाइश है, अगर आपके पास है, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, राइट, तो वही तो बात है, आपने लिमिट कर दिया इंपोर्टेड कॉम्पिट, और आपने जो लोकल है उनको ओलिगोपोली पावर दे दिया है, दे आर एबल टू कंट्रोल द क्वांटिटी एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट दे तो सेल। यानी कि यहाँ पे ये कंपटीशन है ही नहीं, डोमेस्टिक कंपटीशन भी नहीं आ रही, तो फिर नेचुरली ये हमारे कंज्यूमर्स पे एक और टैक्स है। एक तो हम इनकम टैक्स टैक्स देते ही हैं, है, फिर ऑफ विदहोल्डिंग कोर्स, टैक्स तो देते एक, हैं, फिर हम जीएसटी देते हैं, फिर हम टैरिफ भी देते हैं। तो हमारी और फिर हुकूमत फिर रोती रहती है कि आप टैक्स नहीं देते। यार कितना टैक्स उन्होंने लेना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, टैरिफ इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो यही एक बात है। तो तीन चीजें मैंने ये आई थिंक मेंशन भी किया था अपनी एक पोस्ट पे, कि तीन चीजें जनरली होती हैं जो आपके आती है। एक तो रेवेन्यू जनरेशन, प्रोटेक्शन की वजह से टैरिफ लगाया जाता है, और तीसरा आपका रेसिप्रोसिटी, जो अमेरिका का है, यही जो स्टैंडर्ड है कि हमने अगर टैरिफ कम करना है तो दूसरी कंट्री भी हमारे लिए कम करे, वो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो जनरल जो है, ये थर्ड वाला पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम हमारे एफटीएज वगैरह हमने साइन नहीं किए, और हमारी अभी ये इतना वो भी नहीं है, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये, और फिर एक चौथा एक आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हो रहा होता है मुल्क में, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरनल टैक्सेस लगा देती है इंपोर्ट्स पे, और इंपोर्ट्स पे जैसे आप एफईडी बोल रहे हैं, एफईडी एक बेसिकली जो गाड़ियों पे अभी लगाया हुआ है, एक स्पेसिफिक इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर आपने स्पेसिफिक टारगेटेड टैरिफ लगाया, जो डब्ल्यूटीओ के लॉस के भी अगेंस्ट है, बिकॉज वो अनफेयरनेस और उसकी तरफ चला जाता है। तो वो एक तरीका है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लिमिट करने के लिए होता है, बट वो भी एक दूसरा एक रीजन है जो 2022 में हमने देखा था। बट जनरली क्या आइडिया यही है कि हमने इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस महंगी रखनी है, और डोमेस्टिक मार्केट में हमारे प्रोड्यूसर्स को इनफ कुशन देना है कि वो प्रोड्यूस करे। अब वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम ज्यादा उसके ऊपर नहीं डिस्कशन आता, बिकॉज टैरिफ से आगे भी बहुत कुछ है जो इंपोर्ट्स में की जाती हैं, और वो फिर आपकी बात आ जाएगी नॉन टैरिफ मेजर्स वगैरह की। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारा डायलॉग ही पूरा टैरिफ्स पे लिमिटेड है, और टैरिफ्स पे ही पूरा आके अटक जाता है, और यही बात है कि हमने बेसिकली, अगर टैरिफ्स अभी हाई रखेंगे 5 साल के बाद वही डिस्कशन हो रहा होगा कि टैरिफ्स कम करनी चाहिए कि नहीं करनी आदिल साहब, चाहिए। इसमें एक और भी चीज है कि वो, मेरी माँ एक बचपन में कहानी सुनाती होती थी कि एक बच्चा कुएं के पे खड़ा होके अपनी माँ को वो कह रहा था कि भाई, कि अम्मा मुझे पैसे दो नहीं तो मैं कुएं में छलांग मारने लगूं। तो एक आपके जैसे बंदे ने आके कहा कहीं कि भाई वो, अम्मा जी इसको कुएं में छलांग मारने दो, आप देखो क्या होता है। तो वो आगे से बच्चे ने कहा भाई तेरा क्या मतलब है, तू तो, तेरा तो कोई कंसर्न नहीं है, तू चुप कर, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लोग, हमारे जो लोग हैं, ये हमें कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे अगर टैरिफ लगा आपने विड्रॉ किया। हम compete नहीं कर सकते, हम बोलो पहलवान हैं, हम लड़ नहीं सकते, पर हमें खुदारा प्रोटेक्शन दो वरना हम मर जाएंगे। तो क्या ये सच्ची बात है? इसमें आपका कोई इनके साथ सिंपथी है? देखिए, बात यही आ जाती है कि ये, आई थिंक हिस्टोरिकली भी आप देखें जो स्टडीज भी गई हैं, और ये एक्चुअल जो आप बोल सकते हैं द पीपल हु आर लाइकली टू विन नोबेल प्राइजेस, जो आप मेलिट्स की जो एक स्टडी जो की जाती है, डिस्ट्रप्शन होगा मार्केट में। डिस्ट्रप्शन इज गुड, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे जो एगियन वगैरह की जो स्टडीज है, ह्यूवेट और एगियन की, दैट इज द होल पार्ट ऑफ इट, दैट्स अ गुड थिंग। द गवर्नमेंट शुड सेलिब्रेट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कि न्यू प्लेयर्स कम इन। अमेरिका में आप देखें 20 साल पहले जो टॉप जो बिजनेसेस थी वो आज नहीं है, वो आईटी वाले आ गए हैं, आज रिप्लेस कर दिया है रॉकफेलर्स वगैरह का। बट हम अनफॉर्चुनेटली वी हैव द सेम businesses which are running the game throughout last 50 years. Say we don't have that innovation there. So that's where the problem is. The thing is, individual businesses, this is a private business transaction, एक जो कहते हैं ना कि private business, इस पे गवर्नमेंट को ये नहीं होना चाहिए ये बिजनेस फेल हो गया, ये पास हो गया, ये जाके अच्छा करेगा ये। The thing is, the idea is to make the whole environment competitive, और पे प्राइवेट सेक्टर को compete करने दे। Let new innovation, अगर आप देख रहे हैं शायद 1 साल डिस्ट्रप्शन आएगा, 2 साल डिस्ट्रप्शन आएंगे, वी मे सी अ नेगेटिव इफेक्ट वे पीपल में बी विड्रॉइंग, जो नेचुरली इनइफेक्टिव है, जो इनएफिशिएंट है, जो नहीं सर्वाइव कर सकते, वो करेंगे। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है अभी वो कंपीट करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स से। लेकिन इवेंचुअली जब आप ओपन करेंगे और मार्केट में रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, दिस इज, टैरिफ इज वन पार्ट ऑफ द रिफॉर्म, देयर आर अदर रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी इंप्लीमेंटेड। तो वो जब रिफॉर्म्स की बात होगी, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द गेम। और टैरिफ ये जो कम करने की वजह से एक चीज बात हुई है कि दूसरे रिफॉर्म्स पे भी फोकस आ रहा है, वी आर नाउ स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन द इकोनॉमी एज वेल। तो ये एक बात है कि आपने ये एक डिस्ट्रप्शन की हुई है। The lobby groups are very active. They're worried.
They're not only they are now highly worried about their position. They are actually reaching out to people and saying that हमारे हालत ये होने वाले. But that's the part of the game. Because you bring in new players, you will bring in more effective. The new companies that will set up, and that is where the government now needs to focus, is to bring those on the fringes to come in and start exporting, come and start creating a better environment. उनको कैसे सपोर्ट के स्ट्रक्चर दिया जाएगा, उनको किस तरह से कंपेरेटिव बनाया जाएगा. अच्छा, ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट वही आके हैंडआउट्स दे और उनको सपोर्ट करे. देयर आर अदर वेज. अब जैसे नॉन टैरिफ मेजर्स की बात है, टैरिफ पे सिर्फ ट्रेड नहीं रुकता, कि नॉन टैरिफ मेजर्स की भी बात है. टेक्निकल नॉन टैरिफ पे काफी किया गया है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स की इंप्रूव करेंगे, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स क्वालिटी की लेके आने लगेंगे, तो वो लोकल प्लेयर्स भी दे स्टार्ट कमिंग एट. The thing is, there is really no discussion on the quality. The certifications की बात है. इंटरनेशनल सब एक आपसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने अभी थोड़ा सा गूगल पे मैंने एक चीज डाली. मैंने कहा जरा देखेंगे क्या होता है. तो वो बता रहा है, मैंने कहा कौन सी कंपनीज बैंकरप्ट हुई है. उसने बताया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, जो बहुत बड़ी कंपनी थी अपने जमाने की. वो साउथ सी कंपनी भी बैंकरप्ट हुई. अब मॉडर्न जमाने में अगर आ जाए, बहुत सारी कंपनी. मॉडर्न जमाने में एक बहुत बड़ी कंपनी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि हमारे नोबेल प्राइज ने बनाई थी, वो भी बैंकरप्ट हो गई थी. के मार्ट भी बैंकरप्ट हो गया था. के मार्ट बहुत बड़ी कंपनी थी, वो भी बैंकरप्ट हो गई. इसी तरह देखिए, एनरॉन बैंकरप्ट हो गई, शेयर बैंकरप्ट हो गई. तो बैंकरप्सी कोई बुरी बात तो नहीं है. बैंकरप्सी फिर आप नई कंपनीज आई. देखिए फिर क्या हुआ आपके, जब ये एलटीसीएम एंड ऑल दैट जो हुए थे, ये बैंकरप्ट 2008 की बात है. 2008 के बाद आप देखें जो फिर फाइनेंशियल रेगुलेशंस आए, पूरी डिबेट हुई कि ऐसी कंपनीज और ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया था जहां पे आपकी जो क्रेडिट और ये जो इश्यूज हो रहे थे अंडर वाटर, जो आप कह रहे थे, जो मॉर्गेजेस हो गए थे एंड ऑल दैट, द वे पीपल हैड बीन हैंडेड मॉर्गेजेस, एसिड क्राइसिस, सब प्राइम मॉर्गेज जो क्राइसिस हुआ था, वो प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेशंस, दोज रेगुलेशंस प्रोटेक्टेड द कंज्यूमर्स. द आइडिया इज व्हाट वी नीड अगेन इज द कॉन्वर्जेशन टू शिफ्ट क्यों करना है. हमने अब ये देखना है कि पाकिस्तान में जो गुड्स हैं, लोकली जो प्रोड्यूस गुड्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है. कोई कभी क्वालिटी असेसमेंट भी की गई है? नहीं की गई है. कोई गाड़ी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम बड़ी बात करते हैं, टैरिफ पे आके रुक गया है कॉन्वर्जेशन अनफॉर्चुनेटली. बट हैव यू एवर सीन एनी कंज्यूमर रिपोर्ट्स? कोई एक बात है कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है आज, आई डोंट नो विच इज द बेस्ट कार इन द मार्केट. आई डोंट हैव अ कंज्यूमर रिपोर्ट कि ये गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पे मैं चलाता हूं मोटरवे पे, ऐसा तो रिस्क नहीं है कि फ्लिप हो जाएगी. इसमें ऐसा तो नहीं है इंजन सीज हो रहा है. देयर इज रियली नो. कंज्यूमर सिर्फ ये आते हैं, ट्विटर पे आप पढ़ते हैं कि इस गाड़ी के साथ इसके साथ ये मसला हुआ, तो ये गाड़ी ना खरीदो. अच्छा आदिल साहब, इसमें एक और चीज भी आ जाती है. इसमें एक और चीज भी आ जाती है. पहली चीज तो मैं ये कह दूं कि देखें, जिंदगी में भी तो लाइफ एंड डेथ है. तो ये कंपनीज की लाइफ एंड डेथ नहीं हो सकती. बैंकरप्सी इज अ डेथ ऑफ अ कंपनी. और जिंदगी में जैसे होता है कि एक जनरेशन जाती है, दूसरी आ जाती है, तो ये जिंदगी में जो होता है, तो बिजनेस में क्यों नहीं हो सकता. हमें बिजनेस को क्यों सर पे चढ़ा के रखना है कि भाई तुम बैंकरप्ट ना हो. ये जो हमें दावे देते हैं और हमें तड़ी लगाते हैं कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा तो मुझे प्रोटेक्ट करो, ये तो मेरा ख्याल है बहुत ही फरसूदा आर्ग्यूमेंट है. ये वही है, बच्चा कुएं में जंप मारा है, माँ को कह रहा है कि यार मैं जंप मार दूंगा. उसने जंप हम कोई नहीं मारनी. ये भी बिजनेस कोई और शुरू कर लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस हो जाती है. पूरी दुनिया में ये निजाम चलता है, पूरी दुनिया पर. ये मुझे आप बताइए एक बात कि हमारी, फिर लोग मुझे कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए. भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब, फिर वो कहते हैं टैरिफ्स होने चाहिए. तो क्या ये जो मैं जो लिखता रहता हूँ, मैंने लिखा है जी कि जो बिजनेस है इज लाइक द ओलंपिक गेम्स, कि गवर्नमेंट एक गेम शुरू कराती है, रेगुलेट कर दे, जो भी कुछ गेम बना दे, फिर चलने दे. हारना जीतना भाई जिसका मर्जी है. अब मैं माशाल्लाह, मुझे बड़ा शौक था टेनिस खेलने का. मैं नहीं विंबलडन चैंपियन बन सका. अब मुझे अगर आप प्रोटेक्शन देते तो मैं क्या बन जाता, शायद नेशनल चैंपियन बन जाता, पर विंबलडन में तो नहीं जा सकता था ना. तो ये क्या तरीका है, लोगों को कैसे समझाएं कि बिजनेस क्या चीज होती है, या आप कोई समझाएं लोगों को बिजनेस क्या चीज. देखिए, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट है, राइट. अब इसका तरीका, अब एक स्मॉल बिजनेस आप ले लें, एक छोटा सेटअप ले लें, किराने की स्टोर है, वो अच्छा नहीं चला, द गवर्नमेंट डजंट केयर, वो बंद हो जाएगा. कल वो चला गया. काफी मैंने बिजनेसेस देखे. मैं देख रहा था इन माय एरिया, आपने देखे 40 साल पुराने स्टोर्स हैं, आज वो नहीं है. वो कोई रेस्टोरेंट बन गई है कहीं, वहां पे कोई कॉफी शॉप बन गई. आजकल कॉफी शॉप्स का बड़ा ट्रेंड है. एक और चीज भी लोगों को बता दें, एक और चीज भी है. लोगों को बता दें कि एलन मस्क वगैरह जो सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि उनकी हिस्ट्री में बहुत सारी फेलियर्स भी हैं.
कि जी उन्होंने बिजनेस बनाई, फेल हो गई, अब सक्सेस हो गया, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। पर पहले बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, तो फेलियर कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि अब बिल्कुल इम्तिहान देते हैं, फेल हो गया, क्या बड़ी बात है यार, कोई बात नहीं, अगली बारी आ जाएंगे। सही है। ये तो बिल्कुल है, स्कूल में कितनी हम्म, दफा फेल होते हैं लोग और फिर जाके पीएचडी कर लेते हैं बाद में, और जाके फिर नेचुरली वो पूरी कंट्री की डिस्कोर्स चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो दिस बिल्कुल। इज लर्निंग ऑफ लाइफ, फेलियर इज अ लर्निंग थिंग, वो तो हम लोग बिल्कुल मानते हैं। फेलियर से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको एडवांटेज में यूज करना चाहिए। ओके, दिस इज समथिंग यू कुडंट डू, दिस वाज द मिस्टेक। फिर ये हम मिस्टेक इंडस्ट्रियल करेंगे। पॉलिसी क्या है, फिर ये इंडस्ट्रियल आप एक पॉलिसी क्या सिंपल है? से एक हमारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में बहुत से टाइम तक कोई इंटरवेंशन नहीं थी, उसमें फेलियर्स भी बहुत होते थे। बहुत से बिजनेस आई नो जो स्टार्ट हुए हैं और फेल हुए हैं, बट वही ओनर अगले दफा जाके एक अच्छा बिजनेस कर दिया उसने सेटअप, बिकॉज इज लर्न एक्सपीरियंस। आई नो पीपल, आई लिटरली नो पाकिस्तानीज जो 10 बिजनेस में फेल हुए हैं एज आईटी इंडस्ट्री में, और जाके 11वें में वो लोग ने अच्छा काम कर दिया, बिकॉज देव लर्न। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये बिजनेसेस में तो है ही नेचुरली। तो दिस इज द सेम थिंग, अगर हम compete, तो कंपटीशन है। इसको पता है कि मेरा, अगर मैंने ये 10 साल पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस की अच्छी डिग्री ली है और मास्टर्स और पीएचडी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आई हैव दिस फिक्स कॉस्ट एक बड़ी हाई मैंने ली है, संक कॉस्ट है, एंड आई हैव टू यूज दैट एंड नेचुरली मेक माई सेल्फ एफिशिएंट। अब प्रॉब्लम क्या है, एंड कंपेटिटिव एनवायरमेंट है, आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा आपकी जगह, राइट? जहां पे गवर्नमेंट, आप फूड इंडस्ट्री में देख रहे हैं पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट बिजनेस कितने बिजनेसेस आते हैं, कोई फेल होता है, कोई वो होता है, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पे कम है। आपने कभी ये सुना नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर किए हैं बिजनेसेस रेस्टोरेंट्स में। कराची में जो आपका वाइब्रेंट है वो बेसिकली क्या है, आई गिव एन एग्जांपल। कराची में एक इंडस्ट्री जो है, कराची की जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वो देखें, लॉट ऑफ रेस्टोरेंट स्टार्टअप फिर बंद भी होते हैं और नए अच्छे भी आते हैं, बट कंज्यूमर रेटिंग बहुत चलती है। कल हमने हमने कहीं एक डिनर करना था, तो उसमें जाके कंज्यूमर वो देखा स्टार्स कितने हैं उस रेस्टोरेंट के, और फिर जाके हमने डिसीजन किया कि कौन सी रेस्टोरेंट में जाना है, जिसकी अच्छी रेटिंग है वहां जाएंगे हम खाना खाने, बिकॉज पीपल तारीफ कर रहे हैं उसकी, और वही है। और वो देखेंगे वहां पे बहुत लोग इसी तरह पहुंचे होंगे वहां पे वो रेस्टोरेंट में आपने काफी वो बिजनेस रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम है, एंड लेट यू हैव लेट इट सर्वाइव, राइट? तो इन दैट सेंस देर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन। और फूड क्वालिटी आप देखें कि सब बातें करते हैं, कराची का फूड इज नोन वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, बल्कि इन द रीजन। बाहर से लोग आते हैं खाते हैं कराची का फूड, राइट? इन दैट सेंस, बिकॉज द रेस्टोरेंट बिजनेस इज थ्राइविंग एंड इट्स अलाउड टू थ्राइव नहीं, बिकॉज ऑफ लिटिल इंटरवेंशन। यही पूरी बात आ जाती है जी। आदिल साहब, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। ओके, लाहौर का फूड बेहतर है, बट चले ये भी ये मैं आप डिबेट ये कर लें। ये तो रहेगा फूड, ये अभी रहेगा, ये तो हमारे ये अभी मुकाबला चलते रहते रहेगा, हैं। ये ये मुकाबला, अच्छा मुकाबला तो देखिए। रहेगा ये, पर पर हम ये इस पर पे, आदिल साहब, ये हेल्थी मुकाबला ये होना चाहिए भाई, ये यही तो है। होना चाहिए। और जैसे कराची की क्रिकेट टीम बेहतर है या लाहौर की, या जैसे वो इंडस्ट्री फलानी बेहतर है, या जी ये तो एक इंसानी निज़ाम है भाई, अल्लाह मियाँ ने हमें बिल्कुल। डिफरेंट बनाया हुआ है। और अगर हम compete नहीं करेंगे तो हम अल्लाह की शान को क्या दिखाएंगे जाके कि भाई मैं तो सोता है हूँ, मैंने compete कोई नहीं किया। तो मुझे हैरानगी होती है। पर दूसरी तरफ चले, ये लोग में हमारे इकोनॉमिस्ट भाई शोर मचाते रहते हैं कि टैरिफ ना लोअर करो, इनको प्रोटेक्शन दो और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाओ जिसमें टैरिफ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए प्रॉब्लम ये है, अगेन देयर नीड्स टू बी अ डिबेट विद डेटा, डेटा बैक डिबेट। तो डिबेट करते हैं, लेट्स डू दैट। दे हम्म। मे बी राइट, ओके, सो इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट गोना से कि वो गलत ही है, गलत, शायद उनके पास कोई राइट थियरी हो, चले उनके पास, लेट्स टॉक टू देम, लेट्स नहीं, गेट। पर बट आप प्रॉब्लम अपना यही है, डेटा देना, आप कैसे आर्ग्यू करेंगे उनके खिलाफ? कि भाई मैं तो देखिए, ये कहूंगा बड़ी सिंपल बात, कि मैंने सारी जिंदगी गंदी गाड़ी ली है, और मैं ये कहूंगा हाँ मैंने सारी जिंदगी हाइब्रिड देखी भी नहीं, हालांकि हाइब्रिड आज से 36 साल पहले 1990 में टोयोटा नहीं बनाई थी हाइब्रिड। और टोयोटा इस मुल्क में हाइब्रिड लेके नहीं आया। ये प्रोटेक्शन का नुकसान ये है कि टोयोटा जो गाड़ी उसने खुद अच्छी बनाई थी नहीं लेके आया, अब लेके आ रहा है टोयोटा। हाइब्रिड गाड़ी यहाँ 1990 में आनी चाहिए थी। हाइब्रिड आ जाती, मेरे पैसे बच जाते और कौम का पेट्रोल का बिल आधा हो जाता। ठीक है, वो बिल्कुल हाइब्रिड गाड़ी नहीं लेके आया बिकॉज उसको प्रोटेक्शन दी थी। ठीक है। नंबर जी। दो, हमारी गाड़ी में आपको याद होगा कि हमने लड़ लड़ के सीट बेल्ट लगवाई, पहले सीट बेल्ट भी नहीं देते थे हमें, वो हमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं देते थे। बल्कि मुझे याद है फिर एक इंपोर्टेड दफा, गाड़ियों में भी सीट बेल्ट नहीं आता था, ये 1990s में भी ये ठीक है ना? लगवाएं, ये पाकिस्तान ने अच्छी पॉलिसी की है, जिससे हाँ, हाँ। इंपोर्ट्स के ऊपर भी आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में रेस किया है, क्वालिटी इंपोर्टेड गाड़ियों और डोमेस्टिक गाड़ियों के। तो दैट बिल्कुल। इज अ गुड थिंग इन अब दैट मसला सेंस। ये इन गाड़ियों में, मैंने 2005 में जब गाड़ी खरीदी तो मैं लेके आया शोरूम से, तो मेरे ड्राइवर ने रास्ते में मुझे कहा कि जी शोरूम वाले ने कहा था कि टायर बदले ना, इसके टायर ठीक नहीं है, ब्रेकें भी बदले ना, ब्रेकें भी, पूरा नई गाड़ी, ब्रांड न्यू। ब्रेकों का तो बिल्कुल, अब ये ये तो मुझे बहुत हो रहा बताए है।
तो ये मुझे क्या मिल रहा है इतने टैरिफ प्रोटेक्शन में? तो आप ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक नोन थिंग है कि काफी गाड़ियां आती हैं, उनके ब्रेक फेलियर्स के रिपोर्ट होते हैं, लोगों को पता होता है, लेकिन वो कंपनी उन नहीं करती बिकॉज कोई कंज्यूमर रिपोर्ट नहीं है, राइट। हम्म। कंज्यूमर उस तक, तो वो तो दूसरी बात एक आ जाती है कि आप कैसे नेचुरली एम्पावर करेंगे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स की या तो गवर्नमेंट, फिर एनटीएम्स की बात करें, टेक्निकल नहीं, पर एनटीएम, वो तो जैसे आपने टैरिफ बोला टैरिफ सीट। प्रोटेक्शन में बेचारा कंज्यूमर क्या एम्पावर होएगा, जबकि गाड़ी चॉइस ही वही मेरे तो पास बात टोयोटा है। होंडा की है। चॉइस ही कोई नहीं है मेरे पास, मैं तो टोयोटा बिल्कुल होंडा सुजुकी चॉइस ले नहीं सकता हूँ ना, है, और क्या। हाँ। चॉइस तो नहीं ये है, वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है मार्केट में। मार्केट बिल्कुल ही डेड है। अब ये खोली है तो इनको प्रॉब्लम है कि ये मार्केट में आप वैरायटी क्यों दे रहे हैं कंज्यूमर को एम्पावर। तो प्रॉब्लम फिर उनकी ये आ जाती है कि कंज्यूमर्स पाकिस्तान में आर दे, डू दे नीड टू बी एम्पावर्ड। वही अच्छा, बात है कि हमने तो बेसिक गाड़ियां सिंपल बात देनी है। बताएं। तो वो ये फिर लोग एक जो डिबेट इस तरफ भी आ जाती है। एक और तरफ आ जाती है बात, ये एक दो टर्म्स निकाली हुई हैं जो मैंने कभी किसी इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में नहीं देखी, बल्कि इकोनॉमिक्स में नहीं देखी। वो हमारी टर्म्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं नहीं ये बड़ी अच्छी टर्म्स है, मुझे तो समझ नहीं आती। एक है लोकलाइजेशन, दूसरी है इंडिजनाइजेशन। ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, ये क्या है ये? इसको कोई समझा सकते हैं? देखिए लोकलाइजेशन, सर लोकलाइजेशन तो एक सिंपल जनरलाइजेशन है, आई थिंक ये जनरल टर्म है बेसिकली। वो ये कहता है कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो बढ़ानी है, राइट। वो आपको करना है कि गाड़ी में पाकिस्तान में जो 50% जो कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बने, उसको बढ़ा के 80% कर देंगे कंपोनेंट्स के वो बने। अब वो प्रॉब्लम ये है, उसमें भी बड़ी डिबेट है लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, कि एक्चुअल लोकल है कि नहीं। आपने सॉस एक लोकल कंपनी से किया हुआ है बेसिकली। क्या किया है कि आपने 10 सब्सिडियां खरीद कर दी हैं और उसको लोकल बना के आपने बोला है टोयोटा की 10 सब्सिडियों से मैंने खरीदा है, और वो लोकल हो गया। अब वो बना भी वही वो, बट इंपोर्टेड कंटेंट है उसमें, बन भी इंपोर्टेड, आपका स्टील इंपोर्टेड है, आपका रबर इंपोर्टेड है, आपके प्लास्टिक इंपोर्टेड है, आपका हर चीज तो यहाँ इंपोर्टेड है। तो उसमें आपकी लोकलाइजेशन सिर्फ मुझे तो लगता पर है तारिक, बॉक्स के लिए आदिल एक साहब, प्ले मुझे प्ले मुझे अराउंड है। मुझे जो जी याद है जब मैं एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, तो उसमें जो हमें याद है वो आइसोकॉन्ट्स बनाते थे, इंडिफरेंस कर्व बनाते थे, वगैरह वगैरह। जी। उसने कहा था 100% लोकल प्रोडक्शन इज इंफीरियर टू समवेयर इन द मिडल। आपको याद है कि जो ऑटाकी होती थी, जो सारा कुछ आप एक ऑफ कोने कोर्स। में बना रहे हैं, वो इंफीरियर था कंपेयर टू बीइंग इन द मिडल, जहां आप कुछ बाहर से कुछ अंदर से ले रहे हैं। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि लोकलाइजेशन इंडिजनाइजेशन में बड़ी डिबेट्स इस पे हार चुका हूँ, कैबिनेट में भी, जी ईसीसी में भी, कि ये टर्म्स होती क्या है, ये इनका मतलब क्या है। क्योंकि ये तो दे गो अगेंस्ट एवरीथिंग। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं लोकल प्रोडक्शन अपने घर में सब कुछ करने की कोशिश करूं, इज दैट सुपीरियर टू माई गोइंग टू बाय गुड्स एट द सुपरमार्केट के नहीं? तो ये तो आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात आ रहे हैं ना, हाउ टू एक्सपैंड इट, उसकी बात आ गई बेसिकली। कि अगर आप वर्ल्ड पे आप जो इफेक्टिव हैं वो प्राइस आप सेल करेंगे, यू अर्न मोर डॉलर्स थ्रू इट। वो तो रिवील कंपेरेटिव एडवांटेज की जो बात आ गई कि यू हैव एडवांटेजेस इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, हम्म। नेचुरली आप इंक्लाइंड है उसके लिए, तो आप प्रोड्यूस करेंगे, उससे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, तो रेवेन्यू मिलके वो आप खरीदेंगे ज्यादा, नेचुरली यूल बी, एक्सपोर्ट्स ग्रो, यूल बी एबल टू बाय मोर फ्रॉम इम्पोर्ट्स। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ लोकलाइजेशन की ये बात है, ये एक्चुअली दूसरी साइड पे आ जाती है। अब है क्या, पाकिस्तान में लेट्स से हम इनएफिशिएंट हैं। आपने जैसे ऑटो इंडस्ट्री का कह दिया है, ऑटो गाड़ियां बनाने के लिए बहुत महंगी है, बट हमने बनानी है गाड़ियां बिकॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी, आप जो भी कह सकते हैं, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में गाड़ियों की इंडस्ट्री होनी चाहिए। चले, सही बात है, अच्छी बात है, गाड़ियों की इंडस्ट्री होनी तो चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह कि किस तरह किया जा रहा है। अब अगर महंगी गाड़ियां बना रहे हैं, वो महंगी गाड़ियों में लोकलाइजेशन के थ्रू आप इनपुट प्राइसेस जो है वो महंगा रख रहे हैं। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके कॉस्ट बेसिकली कहा हुआ है कि 50% कंपोनेंट है वो आप लोकली सोर्स करेंगे। आप लोकल सोर्स में जब आप इंपोर्ट कर सकते हैं उसको आधी प्राइस में, लेकिन आपने लोकल अपनी सब्सिडी से खरीदना है, वो महंगा बना रहा है बिकॉज नेचुरली उसके पास ना ही इनपुट्स है, ना ही उसके पास कोई एक्सपर्टीज है। वो एक छोटा सा सेटअप है वो आपके लिए बना के दे रहा है, राइट। वो एक्सपैंड भी नहीं कर पा रहा बिकॉज वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल आपने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया है कि मैं आपसे खरीदूंगा, आपसे मैं इतने मिलियन ऑफ पीसेस खरीदूंगा हर साल। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के आपने बोला ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरा तो घर चल जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा 40 साल के लिए, मेरे तो बिल्कुल अच्छा चल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रहने दे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, मुझे बाउंड भी ये करता है कि मैं आपको ही सप्लाई करूंगा और मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। अब मैं फंस गया हूं इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब क्या हो रहा है, पार्ट्स वाले जो लोकलाइजेशन में दे वेरी हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट। दे आर सेइंग कि ये हमें गारंटीड, हमें बायर मिल गया है, राइट। कोई और ये जा नहीं सकता बिकॉज उसने 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, हम इसको सप्लाई करेंगे और ये हमसे लेगा। ये एक अरेंजमेंट हो गई। अब ये अरेंजमेंट चलते रहे, कैसे रहनी है। अब अगर सस्ता आ गया है इसको पास, बेसिकली इंपोर्ट आपने खोल दिए, राइट। चले आप बोलते हैं पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में इंपोर्ट्स खोले हुए हैं, वो टैरिफ्स कम है।
अब प्रॉब्लम आपने लोकलाइजेशन से इसको बाउंड कर दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 80% इससे ही खरीदना है। अब वो दूसरा आ भी नहीं सकता मार्केट में, बिकॉज नेचुरली वो बोलेगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करके देगा, मैं तो एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फिक्स कॉस्ट हाई है। there's a lot more investments that need to be undertaken. There's a lot more naturally, exports is not as easy as selling in the local market is. तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इसको लोकल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है और आप बोल रहे हैं यही इसी तरह आपका बढ़ता रहेगा बिजनेस, राइट? अब प्रॉब्लम यही है कि अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अच्छा, उसको भी क्या किया हुआ है आपने, प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो जो इसमें गारंटीड क्या दिया हुआ है, वो क्यों आपको हाई प्राइस दे रहा है और क्यों महंगा खरीद रहा है लोकल मार्केट से? बिकॉज वो कंज्यूमर को बर्डन दे सकता है। तो अगर सपोज आप एक गुड, आपके इनपुट्स हैं 50 रुपए के, आपको इंपोर्टेड आपको 20 रुपए के मिल रहे हैं, आपने गवर्नमेंट ने फोर्स किया हुआ नहीं वो 50 रुपए के लेने, आपने गवर्नमेंट से ये भी गारंटी लेनी है कि मैं 100 रुपए की जगह 150 रुपए की वो चीज बेचूं मार्केट में। वो कैसे बेचूं 150 रुपए की? बाय नेचुरली मेकिंग द कार्ड और वट एवर द फाइनल प्रोडक्ट इज मोर एक्सपेंसिव। अब वो गवर्नमेंट आगे कहता है नहीं, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम सस्ता कर रहे हैं, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं उससे लोकल से क्यों खरीदूंगा, मैं तो इंपोर्टेड वाला पे खरीदने लग जाऊंगा, राइट? अब वो जो इंपोर्ट जो पार्ट्स बना रहा है उसने तो बड़ी फैक्ट्री सेटअप की हुई है, वो फंस गया है उस एक चक्कर में। और चीज आ तो ये पूरा जाती है आदत। साइकिल ये जो है, बिकॉज ये हमने पूरे बाउंड कर दिए सबको एक कॉन्ट्रैक्ट में, आदिल एंड साहब, एवरीथिंग हैज बीन बाउंडेड। ना ही एक्सपोर्ट्स हो रही है ना ही कुछ आगे बढ़ रहा है। इसको अगर मैं मोटी मोटी बात में समझाऊं, हाँ। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप जी। प्रोफेसर हैं, आप जी। पढ़ाएं अगर, तो बेहतर नहीं है या बजाय इसके कि आप अपनी फसल उगाएं, सारा टाइम अपनी फसल उगाने में लगे, फिर अपनी बकरियां रखें, बकरियों को काटें, फिर उसका गोश्त बनाएं वगैरह वगैरह। हम सब स्पेशलाइज्ड लोग हैं। आप प्रोफेसर, आप पढ़ाते हैं, आप पैसे जी। कमाते हैं और जाके सुपरमार्केट से गोश्त खरीदते हैं, अंडे खरीदते हैं, सब कुछ जी। करते हैं गुजारा। इसी तरह बिजनेस भी चलती है। बिजनेस स्पेशलाइज्ड चीज होती है। गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनानी है। मैंने चेक किया अभी गूगल से ही कि गाड़ियों के पार्ट्स जो थे वो कोई बराबर 100 कंट्रियों से आते हैं, फोर्ड मोटर कंपनी के पार्ट्स। ठीक है। जी बिल्कुल। हर हर डिफरेंट मुल्क, वो खुद कुछ फोर्ड मोटर कंपनी या जो भी मोटर कंपनी टोयोटा है, वो गाड़ी बनाती है दूसरों से पार्ट्स लेके, अपने आप सब पार्ट्स नहीं बनाती। ठीक है। तो जी। इसी तरह हम जो लोकलाइजेशन इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है। मुझे समझ नहीं आती, इस पे हमने इतने साल जाया कर दिए। ये हो ही नहीं सकता। अभी मैं एक और चीज गूगल कर रहा ये था। 70s की बात थी, 70s में बड़ा मॉडल इसको प्रमोट किया था, 80s और 90s में ये चेंज होने लगा और दुनिया में। अभी तक हम दुनिया फंस में गए। वो, और हम फंस गए बिकॉज हमने वो चेंज नहीं किया है। अब तो ये देखिए आप। 70s का मॉडल, यस, आप 70s में बैठे होते हैं तो आप इसकी बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं, दिस इज वाज द बिल्कुल थिंग, सही। ये आपने देखा ब- था अपने अराउंड। बट 80s और 90s के बाद गेम चेंज हो गई थी, अब स्पेशली हो विद गई ना। डब्ल्यूटीओ। और अब हो आपने जब गई। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे यूएसएमसीए बन गया, आसियान बन गया, ये सब बने ही है। अब लोकलाइजेशन जो है वो रीजनल बन गई है, ऑटो इंडस्ट्री की रीजनल काफी होती है। मेक्सिको कनाडा यूएसए बहुत ट्रेड करता है, यूरोप ने अपना क्लस्टर बनाया हुआ है, और आसियान ने अपना क्लस्टर बनाया हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान कोई क्लस्टर के अंदर रहा ही नहीं, बिकॉज पाकिस्तान ने बोला हमें कोई जरूरत ही नहीं है ये क्लस्टर्स में घुसने की। अब प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली साक का था, वो तो बड़ा बहुत पॉलिटिकल वो इशू है। हम आसियान के साथ भी हम वो नहीं कर पाए। जब चांस मिला था हमें आसियान के साथ करने का 2016 और 15 में, जब थाईलैंड की जब एफटीएस की बात हो रही थी, आसियान की एफटीएस की बात हो रही थी, वो भी हमने खत्म कर दी। मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ हमने थोड़ा कुछ किया हुआ एफटीए, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, बिकॉज अगेन स्कोप नहीं बढ़ा है। चाइना के साथ जो एफटीए है वो नेचुरली, चाइना का फायदा तब होगा जब हम compete करेंगे, चाइना को भी compete कराएंगे यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स के। वो प्रॉब्लम है, अब हमने देखिए एफटीएस का जो, मतलब है यू नीड टू हैव मल्टीपल एफटीएस, नॉट जस्ट वन एफटीए। आपने एफटीए में भी नहीं, लिमिट मैं कर तो दिया अपने आप आदिल को। साहब, मैं तो एफटीए के खिलाफ हूँ। हम एफटीए क्यों करते हैं भाई? हम दुनिया जहान में ट्रेडिंग का निज़ाम है, आप फॉलो करें। एफटीए मींस आपकी किसी के साथ शादी होगी, आप शादी क्यों करा रहे हैं भाई? अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक हमने क्या किया, एक ही पार्टनर, एक वो ही जैसे है चाइना के साथ हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया वो जो है एफटीए। वी नीड टू मेक अदर कंट्रीज compete। आपने बेसिकली जाके एक कंट्री के साथ नहीं करना, यू हैव टू डू इट बट विद अ मुझे ये लॉट, लाइक बता, बात लुक एट बताइए। चिलियन मॉडल जो है। मैं चिली अभी के गूगल 40 कुछ एफटीएस है। मैं अभी गूगल पे देख रहा हूँ, बॉश एक कंपनी है, चाइनीज, ये ऑटोमोबाइल जर्मन कंपनी, जो ब्रेकिंग जी। सिस्टम, एडवांस व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स जी। बनाती है। क्या हो, हम उसके साथ compete कर सकते हैं? बहुत बड़ी कंपनी है। पता नहीं 10-15 बिलियन डॉलर की कंपनी है। ठीक है। एक और है जी। बॉग वॉर्नर, जो ब्रेक्स बनाती है, माशाल्लाह इतनी तकड़ी कंपनी है। एक और भी तो चीज़ है। देखिए इंडस्ट्री, जो पुराने 70s 60s का ज़माना था कि एक मॉडल बनता था, वो 3-4 साल 5 साल एक ही, जैसे हमारी सुजुकी आज तक वही मॉडल है जो पुराना था। ठीक है। अब जी। आप गाड़ियों का निज़ाम देखें कितना बदल गया। घड़ियों का निज़ाम देख, किसी चीज़ का निज़ाम देख लें। एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे इज
nothing compared to what I had when I was a child. Even the pen is now very different. तो इंडस्ट्री जो मैं देखता हूँ वो तो डिजाइन का काम है, हम क्यों इसमें पड़ गए हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाती हैं, तो क्या करें। इसमें अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने बॉश का नाम लिया, राइट। अब बॉश ने क्या किया होगा, नेचुरली उसकी जाकर ज्यादा इन्वेस्ट, जैसे चाइनीज कंपनीज ने, चाइनीज का भी एग्जांपल, यूरोपियंस का भी एग्जांपल ले ले, दे हैव स्टार्टेड डूइंग, टर्की में कर रहे हैं, मोरक्को में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज दे क्रिएटिंग वैल्यू चेन्स। वो जाके क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह नहीं बनाते। वो बोलते हैं अगर जैसे एग्जांपल कि अगर कोई गाड़ी का इंजन है, उसका ट्रांसमिशन कहीं और बन रहा होगा, गियर कहीं और बन रहा होगा, कहीं और उसके रेडिएटर के पार्ट्स बन रहे होंगे, कहीं और उसके जो भी आपके अलग अलग जो मुख्तलिफ पार्ट्स है, बैटरी के पार्ट्स हैं, वो सब फिर एक जगह जाके जैसे आप मोबाइल फोन का ले लें, एप्पल, एप्पल हैज साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, एंड दे आर बट कंपीटिंग। आदिल सो साहब, बिफोर यू दैट्स गो द ऑन इस पार्ट ऑफ पे, ग्लोबल वैल्यू नो, चेन्स जो बन बिफोर रही यू है। गो, नहीं बिल्कुल ठीक है, पर पहले कंपनी बड़ी तो हमारी कंपनी है, तो मैं बार बार रोता रहता हूँ इस पे, मैं पेपर्स भी लिख चुका हूँ, हमारी कंपनी इतनी छोटी है, बेचारी क्या करेगी। देखें जो इंडस हाँ, मोटर्स है, इंडस मोटर्स, मैंने इसका भी निकाल लेता हूँ, इंडस मोटर्स मेरा ख्याल इज नॉट इवन $200 million, ठीक है। अब मुझे बताइए, होंडा मोटर जो ये पाकिस्तान की है, उसकी तो कोई, ये इतनी छोटी कंपनी तो कहीं नहीं जा सकती ना, या तो हमारी इंडस्ट्री की वैल्यू क्या होगी, $1 to $2 billion मैक्सिमम, यही 1 तो बिलियन, प्रॉब्लम है। विच इज नॉट एनीथिंग। अगर आपकी ये हालत है, 15,000 फिर एम्प्लॉयज होंगे तो हाँ, टोटल। तो फिर हम क्या करें, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो हम फंस जाएंगे। अब ये मसला हमारा है कि बड़ी कंपनीज ये काम कर सकती हैं जो आप कह रहे हैं, एप्पल वगैरह, हमारी तो कंपनियां जी, बहुत छोटी हैं, हमारी कंपनी इतनी लेकिन छोटी। दिस इज वेयर द थिंग इज, हमारा सोच किया है कि हमने पूरा प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाना है। अगर पूरी गाड़ी पाकिस्तान में बननी है, पूरी हमारा जो है, अगर आप एक बना रहे हैं, एक सपोज आप एक इंजन बनाने लग जाते हैं, आप बोलेंगे नहीं पूरा इंजन ही पाकिस्तान में बनाना है, उसके हर पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनेंगे, ये आप पॉलिसी इस तरह की लेके आएंगे। तो अब वो बेवकूफी प्रॉब्लम है। ये है कि ये नहीं है, दिस इज नॉट, चाइना भी ये नहीं करता। चाइना बोलता है कि भाई अगर आप टायर का, अगर डिस्क भी जो है उसका व्हील का, वो कहीं और बनेगा और मैं आके इसको यहाँ पे इस तरह से असेंबल करूंगा कि कॉस्ट, तो वो प्रोसेस पे आ जाता है, वो पार्ट्स एंड प्रोसेस, वो एक छोटा प्रोसेस पे वो एक्सपैंड करने शुरू हो जाता है कि वी विल डू एवरीथिंग इन दैट प्रोसेस। So that's what economies of scale is. Economies of scale आपकी स्पेशलाइजेशन, नाउ स्पेशलाइजेशन क्या है, वो और उस पे हो गई है, फोकस प्रोसेस पे। अगर आप सपोज कोई आप बना रहे हैं कुछ पार्ट, कोई टायर्स बना रहे हैं, अगर आप डिस्क अच्छी बनाते हैं, आप सिर्फ डिस्क बनाएंगे, आप टायर नहीं बनाएंगे। आप बोलेंगे मैं सिर्फ एक पार्ट और प्रोसेस जो है वो करूंगा इस पे, राइट, एंड आई लेट द अदर्स डू द अदर पार्ट एंड प्रोसेस। तो उससे क्या करेंगे, आप थाईलैंड में जाएंगे, आप बोलेंगे यार तुम जो पूरी फैक्ट्री जो चला रहे हो, उसमें तुम्हारा जो डिस्क बनाने का है वो मुझे दे दो, वो मैं आके तुम्हारे से जॉइंट वेंचर कर देता हूँ इसमें, वो सिर्फ मैं ही बनाऊंगा। अब उसके लिए एक एनवायरनमेंट नेचुरली गवर्नमेंट ने बनाना पड़ेगा कि वो गुड्स जो है वो इजीली आ सके, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, कॉस्ट कम हो, अब तारिक टैरिफ साहब, नेचुरली इससे कम आदिल होना साहब, पड़ेगा। आदिल साहब मैंने भी चेक किया, इंडस मोटर्स कंपनी की जो मार्केट कैप है 161 बिलियन रुपीस है, यानी कि $575 million। आदिल साहब, $575 million तो अमेरिका में एसएमई भी नहीं कहलाती, वो तो बहुत छोटी वही कंपनी है। तो ये छोटी बेचारी बड़ी। क्या करेगी, ये कहाँ जाएगी। आपने इंडिजिनाइजेशन करते करते इस कंपनी को, बेशक सेठों ने बड़े पैसे बनाए, कंपनी बहुत छोटी है। और मेरी जो फरियाद है वो ये है कि हमें सेठों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें कंपनी की तरफ देखना चाहिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए। पर मैं आपको एक और तरफ जानना चाहता हूँ जल्दी से, बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम। आदिल साहब, बहुत सारे लोग हमारे जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि आप डिवैल्यू ना करें। आदिल साहब, डिवैल्यूएशन क्या होती है। देखिए, अच्छा डिवैल्यूएशन का वो जो आपने, मैंने एक थोड़ा लिखा था उसके बारे में। अच्छा, डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि रुपये आपने बेसिकली एकदम से सस्ता कर दिया, राइट। तो अगर सपोज 280 का था, आपने 320 का कर दिया ओवरनाइट, राइट, एक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के थ्रू। अब क्या होना क्या है, पाकिस्तान में जो गुड्स हैं वो आपने सस्ते कर दिए कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो आपने जो सेलिंग, हमारा जो एक प्राइस, जो नेचुरली एक इंसेंटिव है, वो मिल गई पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को कि जाके वो करे। अब ये डिवैल्यूएशन होता क्यों है, नेचुरली होता, इसमें पूरी जो गेम है वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो एक्चुअल जो बात है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है हमारे, कितने, अबाउट अबाउट 18 बिलियन तक टच हो रहे हैं, कभी 15 बिलियन, 16 बिलियन वो आजकल ये चल रहे हैं। डिपेंड करता है, अगर आप नेट देख रहे हैं या ग्रोस, ये ग्रोस रिजर्व्स की बात चले करें, नेट तो ग्रॉस की, नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल, ग्रॉस ग्रॉस तो नेट तो नेगेटिव है बिकॉज यू ओ लॉट मोर। तो वही आपकी पेमेंट्स एवरी ईयर, जो पेमेंट्स जो आनी है वो किसकी कितने आनी है और क्या होना है, तो उसके आपके वो एडजस्ट करके आपने कर देना है। नेचुरली हमारी पेमेंट्स ज्यादा हैं तो इनफ्लो से तो हमारी प्रॉब्लम हो जाता है। बट
अगेन द होल आइडिया इज कि अगर आपके पास नेचुरली डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर्स की सप्लाई कम होगी तो डॉलर्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो डॉलर्स की वैल्यू बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू कम होगी, तो उसकी वजह से आपको डीवैल्यू करना पड़ता है। अब ये डीवैल्यूएशन की बड़ी यहाँ पे डिबेट है कि डीवैल्यूएशन एक्सपोर्टर्स को फायदा करता है कि नहीं। प्रॉब्लम ये है पॉलिसी का, अगेन पॉलिसी में सर्टेनिटी लाना बहुत जरूरी है। अब जो भी पॉलिसी लेके आए, राइट, अगर आप टैरिफ दे रहे हैं, यू हैव टू टॉक टू द इंडस्ट्री एंड से कि ये सर्टेनिटी होगी इसकी। प्रॉब्लम हमने क्या कर देते हैं, हम अनसर्टेनिटी लेके आ जाते हैं पॉलिसी में। यही जो एक्सचेंज रेट की पॉलिसी है, ये नहीं पता कि आज 6 महीने बाद रुपये 320 पे होगा, 350 पे होगा या 250 पे होगा। दैट्स द होल थिंग। अभी जब अनसर्टेनिटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी कैसे आती है, नेचुरली अगर आपके पास डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है तो स्पेशली आपको वीक कर देता है, गवर्नमेंट कांट प्रोटेक्ट द रुपी वैल्यू, तो उसके लिए डिप्रिसिएशन करनी जरूरी हो जाती है। और फिर अगर आपके पास जब डॉलर आ जाते हैं तो आप बोलते हैं यार लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्गर रुपी, बिकॉज स्ट्रॉन्गर रुपी जो है आपको इन्फ्लेशन को कम करता है, तो लेट्स दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। और वो एक पॉलिटिकल स्टेटस देता है कि रुपया देखा आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एक इमेज अच्छा हो जाता है कि गवर्नमेंट ने देखो मैंने 250 पे कर दिया रुपी फ्रॉम 280। अब वो आपको पर नेचुरली आदिल साहब, यहाँ मैं आपके एक छोटा फॉरेन सा सवाल एक्सचेंज पूछूं, हाँ मैं जी। छोटा सा सवाल पूछूं, क्या ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि वो पॉलिसी क्या रखे, एक्सचेंज रेट क्या रखे? कि जो मैंने देखा है, जो मैं सोचता हूँ, मैंने जो आर्ग्यू किया मैं था, सेकंड पॉइंट पे, हाँ हाँ, कल पॉइंट पे परसों आ रहा मैंने था। कल परसों पेपर लिखा है कि डिवेल्यूएशन कोई पॉलिसी नहीं होती, डिवेल्यूएशन 50s में खत्म हो गई थी। ठीक है। अब हुकूमतें दो तीन चॉइसेस है, एक चॉइस है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, दूसरी चॉइस है मैनेज एक्सचेंज रेट है, तीसरी चॉइस है एक पेग है, चौथी चॉइस है करेंसी बोर्ड। ठीक है, आप जी अपनी चॉइस मेक कर लें, फिर चॉइस से जिंदा रहना पड़ता है। आप ये नहीं, हमारा जो प्रॉब्लम है, हम कभी करेंसी बोर्ड बनाते हैं, कभी पेग बनाते हैं, कभी फ्लोटिंग बनाते हैं, कभी मैनेज बनाते हैं, हम कंफ्यूज है। तो किसी को नहीं जी। पता चलता हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है। आप ये बता दें पहले, एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है? अभी पेग्ड, अभी नॉट पेग्ड, अभी ये मैनेज फ्लोट देखिए, बोर्ड। एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्या मैटर करता है, पाकिस्तान को अक्यूमुलेट क्या करना है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करने हैं, राइट। नेचुरली अगर आईएमएफ से हमने प्रॉब्लम जो भी है हमारा, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड एक्सपोर्ट्स टू कम इन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने करने। अब ये बात ये आ जाती है कि डीवैल्यूएशन, अब ये डी क्यों होती है, राइट, नाउ दैट्स द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग इनटू। अब आपने 250 कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला यार ये 250 बड़ा अच्छा है, 250 कैसे किया आपने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए आपके पास, यार ये दफा $3 बिलियन आए साल में, चलिए $3 बिलियन मार्केट में डाल देते हैं, रुपये को 250 पे ले जाते हैं। अब ये 250 आपने किया, 250 का क्या हुआ, स्पेकुलेशन जो है वहां पे मैं बैठे हुए, हर कोई बैठा हुआ है जो डॉलर होल्ड कर रहे हैं, देयर आर पीपल इन द कंट्री दैट होल्ड डॉलर्स, राइट, कैश में रखा हुआ है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, वी नो के रुपये की एक डेप्रिसिएटिंग ट्रेंड है, तो उसकी वजह से हर किसी ने डॉलर रखे होते हैं। अब वो देखता है यार 250 पे आ गया, ये 250 मेंटेन नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, वापस 280 पे जाएगी, मैं क्या करूंगा, इसको बेचने का प्रेशर शुरू कर दूंगा। जैसे ही वो गिरते रहेगा, लोग बेचते रहेंगे और करते रहेंगे। गवर्नमेंट के पास नेचुरली कोई तरीका नहीं है उसको बढ़ाने के, कैसे करेगा वो, नेचुरली इसको डॉलर्स बर्न करने पड़ेंगे, तो वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो वो नेचुरली वो जब वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो अल्टीमेटली क्या है, पाकिस्तान ने क्या करना है, रुपी जब अनाउंस करती है गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा एक पॉलिसी अगर मेरी करेंसी एक्सचेंज रेट अनाउंस करने की है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि स्पेकुलेटर्स आ जाएंगे, बोलेंगे मैं 280 रखा है, 285 हुआ, अब 285 हुआ तो क्या होगा, नेचुरली लोग कहेंगे यार ये तो 280, गवर्नमेंट तो 280 पे ले जाएगी, अभी बेच दो जितने तुम्हारे पास डॉलर्स है, आपने डॉलर्स बेच दिए, गवर्नमेंट के पास एक्सेस सरप्लस आ गया, वो क्या करेगी, नेचुरली टू उस पर अगर लेके आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उस तरीके से चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम वापस यही क्या होना है इस पे, तो हमने हाउ डू वी सॉल्व फॉर दिस, गवर्नमेंट कैन नॉट अनाउंस प्री अनाउंस के यार ये 280 ही रखनी है हर बार, नहीं, आपने रखना है कि ये वो तो एक्सचेंज फिर रेट जो आपका है, पैग हो गया ना आपकी। हाँ, यही तो बट मैं कह रहा हूँ, आपने नहीं आप रखनी ना, डिसाइड कर लें आपकी बिल्कुल। पॉलिसी क्या। आप डार साहब क्या करते तो हैं, कहते हैं हमने, आप अनाउंस तो कर दिया, पर हम हाँ कह रहे हैं अनाउंस फ्लोटिंग है, पर हमने पैक करना है। तो मैंने हाँ एक पेपर लिखा था, पता नहीं आपने देखा ही देखा, मैंने अपनी जिंदगी में 6 करेंसी क्राइसिस देखे हैं पाकिस्तान में, और जी सारे क्राइसिस हमारी बेवकूफ़ी की वजह से थे, और कुछ नहीं था। हमने एक पैग होल्ड किया फॉर लॉन्गर देन वी शुड। अयूब के ज़माने में याद करें, आप याद करें 9/11 के बाद याद करें, आप याद करें करेंसी, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट के बाद, हमने जान के एक चीज़ होल्ड की, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट लेके हमने पैग को कंट्रोल किया, फिर हमें मार पड़ी। जी। तो तो आपकी आपको बात बिल्कुल याद सही होगा, है, बिल्कुल बिल्कुल आपको आई एग्री जी क्रुगमन जी। आपको क्रुगमन का आर्टिकल याद होगा, बड़ा फेमस, इस पर उसको नोबेल मिला था। करेंसी अटैक, लोगों को समझ नहीं आती कि करेंसी अटैक इस मुल्क में हो सकती है। डॉलर नहीं हो सकता, हमें करेंसी अटैक हो जाता है। ऑल्दो मुझे याद है डॉलर भी अटैक हुआ है 2-3 दफा। हाँ, वो तो डॉलर के भी बड़े वो आए हुए हैं, देयर बीन एपिसोड्स ऑफ डॉलर लूजिंग इट्स वैल्यू, बट वो दूसरी बात है। लेकिन
देखें, अगेन द आइडिया क्या है, अगर आप करेंसी को आप जैसे बोल रहे हैं पेग, अब ये फोर्सफुल है, राइट? वही एक आ जाता है कि मुझे रखना है, इतना अमाउंट रखना ही है। जैसे वो टाइम था 100 रुपए पे रखना ही है डॉलर, जो भी हो जाए। तो 100 रुपए के लिए यू हैव टू बर्न एक्सचेंज। अब प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं हमारी रिजर्व्स गिरती हैं। क्यों? बिकॉज वो बोलते हैं यार ये तो करेंसी, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेइंग ये तो इन्फ्लोज नहीं आएंगे, डॉलर इन्फ्लोज खत्म हो जाएंगे आईएमएफ की तरफ से, तो करेंसी पे अटैक होगा। या आपने जैसे करेंसी अटैक की बात की, स्पेक्यूलेशन, ये करेंसी अटैक क्या है? स्पेक्यूलेटर्स है। स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं? सबने रखे हुए हैं डॉलर, अब रखे हुए हैं, बोल रहे हैं एक तो देखे आदिल ये साहब 320 होगा, एक बोलता है लफ्ज मैं जो बेचूंगा। एक लफ्ज जो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में बहुत बुरा समझा जाता है, स्पेकुलेशन। ऑल द स्पेकुलेशन इकोनॉमिक लाइफ। मैं जब गवर्नर आईएमएफ रेप था तो मेरी 2-3 गवर्नर से लड़ाई हुई, और मैं हमेशा ये कहता था गवर्नर साहब, इजिप्ट में जब मैं था रेज रेप, तो वो गवर्नर साहब ने यही कहा, स्पेकुलेशन एक कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा गवर्नर साहब, इजिप्ट की ट्रैफिक बहुत गंदी है, मैं इस वक्त स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, घंटा भर गाड़ी में बैठूंगा, पता नहीं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। तो लाइफ इज स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन बस को बुरा ना समझें। नंबर 2 बात यह है कि जो करेंसी जो की बात है, मेरा ख्याल ये है कि जो एक्सचेंज रेट वो निकलती है, क्रुगमन का आर्टिकल में पढ़ के, एक्सचेंज रेट वो निकलती है जो मार्केट चाहती है। हुकूमत बिल्कुल। कुछ देर तक, जैसे मैं कुछ देर तक अपना सांस रोक सकता हूँ, पर थोड़ी देर के बाद मुझे सांस या तो नया लेना पड़ेगा या मैं मर जाऊंगा। तो यही गेम होती है कि हुकूमत कुछ देर तक करेंसी को रोक के बैठ जाती है। फिर तो इसीलिए मैं कहता हूँ डिवैल्यूएशन इज नो पॉलिसी। और हमारी एक्सचेंज रेजीम क्या है? डू वी हैव अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और डू वी हैव अ फ्लोटिंग वेल, एक्सचेंज, क्या है? हम लोग अगर ये देख रहे हैं कि 280 पे ही रखना है, तो फिर तो आप फिक्स की बात कर रहे हैं। दैट्स वही एक आ जाता है कि नहीं, 280 पे अराउंड बस रखें और इसको 2 साल तक मेंटेन So करें we've got a 280। we've got a, तो we've टिल, got we got an unannounced DARPEC. सो We इन got an दैट सेंस यू, unannounced बट DARPEC. बिकॉज यू ठीक ऑन है द ना? आईएमएफ प्रोग्राम, यू आर हैविंग द इनफ्लोज, आपके नहीं दूसरे नहीं, तरीके से भी IMF इनफ्लोज आ रहे हैं, IMF दूसरे प्रोग्राम। मल्टीलैटरल इनफ्लोज आ रहे हैं। तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप निकले हैं आईएमएफ प्रोग्राम से, बात यही शुरू हो जाएगी कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे मेंटेन करने हैं। बिल्कुल अगर ठीक। आप मेंटेन कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, हम्म। तो you may not be going back to the IMF as अच्छा, quickly तो as आदिल you साहब, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए 3 बातें हमने की हैं। हमने प्रोटेक्शन की बात की है, हमने टैरिफ्स की बात की है, हमने बात की है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, हमने बात की है डिवैल्यूएशन की। ये जी। 3-4 बातें जो हमने की हैं, ये इकोनॉमिक्स का मतलब एक किस्म का जुज है। बहुत और भी बातें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इकोनॉमिक्स 101 में भी पढ़ाई जाती हैं, पीएचडी पे इन पे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे होती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे इकोनॉमिस्ट को बातें समझ आती हैं? क्योंकि मैं कई दफ़ा देखता हूँ हमारे इकोनॉमिस्ट डिवैल्यूएशन पे कंफ्यूज है, हमारे इकोनॉमिस्ट टैरिफ पे कंफ्यूज हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे कंफ्यूज हैं। तो प्लीज़ बताइए, हमारे इकोनॉमिस्ट की जो रिसर्च है, आपके माशाल्लाह आप तो पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे इदारे में पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, ये हमारे इकोनॉमिस्ट क्या काम कर रहे हैं? और मैं ये देखता हूँ कि हमारे इकोनॉमिस्ट के पास पॉलिसी पे कुछ कहने को नहीं है। इनकी रिसर्च जो होती है, बहुत पेपर्स निकलते हैं, पर पेपर्स में कुछ नहीं निकलता। अभी मैंने आज ही एक पेपर किया छोटा सा, कि हमारी रिसर्च क्या होती है। तो ज़रा बताइए, कमेंट करिए हमारे इकोनॉमिक डिसिप्लिन पे, और आप क्यों पढ़ाते हैं, और किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए? पाकिस्तान में कोई फ़ायदा है इकोनॉमिक्स पढ़ने का? तो आपने बहुत ही मुझे वो दे दिए, बहुत ब्रॉड और बड़े प्लीज। कॉन्टेक्चुअल प्लीज। क्वेश्चंस। सो देखिए, इकोनॉमिक्स का आप ये देख लें, फायदा तो है। अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें एक जमाने में, बल्कि अभी भी, एक दो प्रोग्राम जो दो जो कोर्सेज जो होते थे वो काफी, आप इंटरनेशनल यूएसए में भी आप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड वगैरह में देख ले, जो हर कोई स्टूडेंट लेता था, वो एक कंप्यूटर साइंस का लेता था, बेसिक कंप्यूटर साइंस का, और दूसरा एक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता था। वो हर स्टूडेंट से करवाते थे, रिगार्डलेस आपकी क्या फील्ड है, राइट? तो वो एक बड़ा एक है कि बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक, जैसे कि मार्केट्स क्या होती है, मार्केट्स का नहीं होना में क्या है, मार्केट्स के होने में क्या है, a lot of this basic definition, I think उस तरीके से economics should be taught, should be there in schools. So I'm answering that question first कि भाई यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए। तो एक होना चाहिए लोगों को इंटरेस्ट, बिकॉज इट डज अफेक्ट एवरीथिंग दैट यू डू। अभी मेरा भी ये इसमें बैठना नेचुरली, अगर आपके साथ कर रहा हूँ, there's a time opportunity cost to it. I could, it's a Sunday afternoon, I could be well, going out with family, whatever it is, but I'm spending my time doing a podcast with you. This is an economic decision in that sense. So everything that we do has an economic decision. I think basic economic understanding, to regardless of the field, even medical students need to have that. बट उससे ज्यादा अगर इकोनॉमिक्स की आप ट्रेनिंग की बात करें, दैट बिकम्स अ स्पेशलाइज फील्ड। आई थिंक वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड वो करें। आजकल डेटा साइंस का बड़ा इंटरेस्ट, एवरीवन वांट्स टू डू अ डेटा साइंस डिग्री।
फिर डेटा साइंस के साथ लोगों ने कर दिया चलो इकोनॉमिक्स गोज वेल इन वेल विद डेटा साइंस हैंड इन हैंड, तो लेट्स मेक नहीं, दैट पर डेटा मुझे साइंस एंड बताइए इकोनॉमिक्स ना, इनटू मुझे अ बताइए कंबाइंड, सो दैट्स आदिल साहब, पॉपुलर। हाँ मुझे जी। बताइए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, वाज़ेह, जी कि हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं जी है। हुकूमत हर एरिया में बैंकर लगाती है। जो आपके एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर होता है, ठीक है। अगर रेगुलेटरी एजेंसीज के हेड देखें, सब बैंकर्स होते हैं, ठीक है। जी अगर आप देखें स्टेट बैंक में भी बैंकर्स ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई एक आधा इकोनॉमिस्ट जो आ जाता है, रजा बाकर या वो जैसा वो इशरत आया, तो इशरत तो पीएस का बंदा था, तो उसको तो लाना ही था, ठीक है ना। हाँ। बट नॉर्मली इकोनॉमिस्ट सिर्फ रजा बाकर आया है, उसके बाद उसके अलावा तो कोई खास नहीं आए, ठीक है ना। उसके अलावा तो बैंकर्स ही आए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम बच्चों को सीरियसली बता दें कि इकोनॉमिस्ट की कोई जगह नहीं है, हुकूमत को इकोनॉमिस्ट चाहिए नहीं। और अगर कोई रिसर्च करवानी है तो हुकूमत ने कोई काम करना, तो जैसे अभी एनएफसी की रिपोर्ट, तो जनाब वो वर्ल्ड बैंक ने की है, उन्होंने आईबीए को नहीं कहा कि करे। एफसीडीओ जो है, जो हमारी पॉलिसी बनाता है, एफसीडीओ ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस हमारी पॉलिसी बनाता है। याद रखिए कि गोरे ने बड़ी चालाकी की है कि हमें आज़ादी दी है, पर उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, इनको आज़ाद करो। बच्चे इनको समझ नहीं आएगी, पॉलिसी तो हम ही बनाएंगे। तो उनके कंसल्टेंट स्टेफन डर्कन यहाँ आता है, स्कॉट जेकब्स आता है, सारे आते हैं, वो आके पॉलिसी यहाँ बनाते हैं। वो आईबीए को तो नहीं कहते भाई आप आगे बनाए, वो लम्स को नहीं कहते, वो पीआईडी को नहीं कहते, वो हमारे जैसे लोगों को नहीं कहते। हमें तो बल्कि कमरे में भी नहीं घुसने देते। तो बच्चों को क्या आप सच बताते हैं भाई तुम्हारी करियर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है यहाँ? अब देखिए, आपने जो ये बात की ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है हर चीज का। अब इकोनॉमिस्ट इन सेल्फ वी आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। हमारी इंसेंटिव क्या है आजकल एज ए यूनिवर्सिटी टीचर? मेरा इंसेंटिव क्या होता है एज, देखिए, एज अ जॉब वो डिस्क्रिप्शन क्या है मेरे? अब जाके टीच करो, 3 क्लासेस मुझे पढ़ाने हैं हर सेमेस्टर, और जाके वो क्लासेस पढ़ा के मुझे बस उस पर मेरी वैल्यू और थोड़े पेपर्स लिख दो और थोड़ी सी अपनी वो यूनिवर्सिटी सर्विस कर दो, राइट? तो वो बड़ा एक सेट डिफाइंड है, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे पॉडकास्ट वगैरह आउटरीच को डाला ही नहीं है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर में डाला नहीं है कि वो कोई भी, तो आपके जो भी बन जाते हैं प्रोफेसर, अगर वो उसके हो जाते हैं, तो वो उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही नहीं है, इंसेंटिव ही नहीं है उनको ज्यादा आउटरीच करने का। तो वो बोलते हैं हम क्यों ऐसी चीज में जाए जहां पे हमने 6 घंटे बैठ के बातें लोगों की सुननी हो, वो अग्री भी नहीं करेंगे, राइट? तो इसमें देखिए, कमिटीज में अगर आप जाएंगे यू हैव टू बी रेडी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट, नोबडी इज गोइंग टू अग्री विद यू। नहीं, ये पर मुझे एक बात पॉडकास्ट कर रहा बताइए हूं, आई एम अपनी। श्योर नहीं, एक नोबडी बात विल अग्री, बताइए। हाफ द नो पीपल नो, विल नॉट अग्री विद अग्रीड व्हाट आई एम सेइंग। अग्रीड। जी बट देखें, मैंने जो वहां देखा है, आपको भी पता है, आपने रिकार्डो का भी नाम लिया था, एडम स्मिथ का नाम लिया था। एडम जी स्मिथ ने जो किताब लिखी थी, जी उसका क्रक्स जो था मर्केंटलिस्ट से लड़ना, कि भाई हाँ आप ये जो काम कर हाँ। रहे हैं, जैसे कि टैरिफ लगा के और ये चीजें कर रहे हैं, इकोनॉमी में हाँ इंटरफेयर करके, ये बातें छोड़ते हैं, ये गलत बात है। तो एडम स्मिथ ने वो रिकार्डियन, लिखा था, ठीक है ना। रिकार्डियन का तो पूरा था ही, बहुत पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में ही वाज अगेंस्ट द लैंड एग्रीकल्चरिस्ट, और हाँ, उसने लिखी पूरी बुक उनके ठीक है ना। खिलाफ ही थी, वो तो और अकेला उसकी खड़ा हुआ था उसकी पार्लियामेंट के उसकी अंदर, नहीं, उसकी बड़ी डिबेट भी थी डेविड मेल्थस के साथ। रिकार्डो। नहीं, पर मेल्थस वगैरह के साथ डिबेट भी थी, ठीक है ना। हाँ तो ये वही आप थी, भूल रहे हैं, एडम स्मिथ की भी डिबेट थी मर्केंटलिस्ट के साथ। बिल्कुल। इसी तरह आगे आ जाएं, केन्स ने भी डिबेट की अपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के साथ, फिर फ्रीडमैन ने डिबेट की केन्सियंस के साथ। तो जो लिटरेचर है, जो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री मूव्स विद आइडियाज, और आइडियाज लोग निकालते हैं। अब हमारे इकोनॉमिस्ट के पास, द रीजन आई थिंक उनको वाकई पूछना नहीं चाहिए, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, उनके पास क्या आइडियाज है? कैन यू नेम मी टू देखिए, डिबेट्स इन पाकिस्तान? कैन यू नेम मी आइडियाज वन कैसे गुड? होते हैं क्रिएट? आइडियाज के लिए कंपटीशन चाहिए, आइडियाज, इनोवेशन। ठीक। कंपटीशन कितना है अमॉन्ग्स्ट योर इकोनॉमिस्ट? अगर मुझे आज कोई नहीं अगर मैं, मेरे से बात आप नहीं करते, तो मेरा नुकसान क्या है? दैट्स द थिंग। कोई और आके कर लेगा, मेरी जगह ले लेगा, कल आदिल नाखुदा की जगह कोई और होगा। इज दैट रियली व्हाट एज अ कंपेरेटिव नेचर? वुड फ्रीडमैन वांट दैट? वुड केन्स वांट दैट? वुड एडम स्मिथ? एडम स्मिथ बोलता है नहीं, आई वांट टू बी द अथॉरिटी एंड आई वांट टू डिबेट विद द पीपल हु आर द अदर पीपल, बिकॉज कंपटीशन है। अगर मैं नहीं लिखूंगा कोई और लिख देगा मेरी जगह आके। तो हमारे यहाँ तो क्यों नहीं है दैट्स द कि? थिंग, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये नहीं, बिकॉज आपने वही नहीं, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे हाँ लम्स है, आईबीए है। चले, मुझे एक और तरीके से पूछें। अगर मैं कहूँ, जैसे एक अमेरिका में है, शिकागो स्कूल का एक थीसिस है, हार्वर्ड का जी। थीसिस है, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज, आईबीए का क्या थीसिस है आइडिया थीसिस, एज आई अ एम नॉट स्कूल? गोना गेट वो मुझे स्कूल, आई थिंक दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट मेरा थीसिस आप पूछ सकते हैं। नहीं सॉरी, आई डोंट थिंक चले वो चले आईबीए छोड़ दें, रिप्रेजेंटेशन चले आईबीए छोड़, ऐसे। आईबीए गुड छोड़ दें, गुड। चले, वी वोंट कम क्लोज टू हम। लम्स ले ले, एलएससी ले, जो भी आपकी मर्जी, किसी का कोई थीसिस है? आई डोंट थिंक कोई एज अ नहीं स्कूल है ना? कोई थीसिस यहाँ पे नहीं ना? अनफॉर्चुनेटली अच्छा, नहीं, वो ठीक है। यूएसए की तरह कोई नहीं है, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर ओके, लेट्स इकोनॉमिक्स की लेट्स जैसे ऐसे कोई नहीं है।
ओके, लेट्स टेक कराची इकोनॉमिक्स और लाहौर इकोनॉमिक्स कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, नहीं ठीक है है, ना, एक तो कोई वो नहीं ऐसा है। नहीं। नंबर दो, देख लें कि आप माशाल्लाह सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट को जानते हैं। आप मुझे दो तीन, अच्छा एक चीज मैं कहूँ, महबूबुल्लाह का थीसिस था, बिल्कुल था, एंड आई गिव हिम लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। आई डोंट एग्री विद हिम, बट ही हैड अ थीसिस। महबूबुल्लाह के बाद किस इकोनॉमिस्ट का थीसिस रहा है? कोई ऐसा थीसिस है जो हम होल्ड अप करें? अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई रिसर्च भी नहीं है। ऐसे आप ये तो उसमें ही आ जाते हैं रिसर्च कल्चर में। तो रिसर्च कल्चर आपको प्रमोट करने के लिए किसमें आपको कौन आपके लिए रिसर्च देगा? रिसर्च थीसिस बनती है नॉट एट द यंग एज। आप बेसिकली देखिए एचईसी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आप ये देखें। वो असिस्टेंट और एसोसिएट लेवल तक प्रेशर देता है रिसर्च का, प्रोफेसर लेवल पे कोई प्रेशर नहीं है रिसर्च का। थीसिस बनती है प्रोफेसर से। थीसिस जो आप बोल रहे हैं वो जो सेट करते हैं स्टैंडर्ड, ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं प्रोफेसर लेवल पे आके फिर इनके प्रोफेसर या इनके जो सुपरवाइजर्स है उनने उनको गाइड किया और थीसिस बनाई है। राइट? अगर आप क्रूगमन ले लें, क्रूगमन के साथ ऐसे इतने लेख थे, फीनस्टा भी उसके साथ था, क्लासमेट था उसके साथ, ये पूरे उसके टीचर्स थे, ये फ्लेमिंग, मंडेल फ्लेमिंग और इनके साथ इनको पढ़ाते थे। उनकी थीसिस थी जो लेके ये आगे बढ़े थे एज स्टूडेंट्स। तो वो जो थीसिस क्या है, वो प्रोफेसर, वो जो सुपरवाइजर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है टू रिवाइव दैट थीसिस। वो थीसिस आती है ऊपर के तो लेवल से, जब आप मेरे कंप्लीट भाई, कराते हैं। मेरे तो भाई, अगर आपके पास आएंगे ही नहीं जी, तो यहाँ फिर थीसिस मसला क्या बनेगी नहीं। है? यहाँ माशाल्लाह हमारे पास इतने बड़े बड़े इदारे बन गए, नाम तो जी, बहुत बड़े बड़े, आईबीए, लम्स, एलएसी, लेकिन माशाल्लाह ये इतने बड़े टीचिंग बड़े स्कूल्स इदारे बन गई हैं। है ना, ये हैं टीचिंग स्कूल्स है। टीचिंग स्कूल, बिल्कुल ठीक, टीचिंग स्कूल बन गए। अच्छा, पब्लिकेशन भी बहुत है। अगले दिन मैंने एक इवेंट अटेंड किया जहाँ एक बंदे की 1000 पब्लिकेशन थी, क्रुगमन की 1000 नहीं है। ठीक है, तो आप उसकी जितने थीसिस आप बड़े उसको बड़े पूछे ना, नाम, उसकी थीसिस क्या है। जितने बड़े बड़े नाम मैं पूछता रहता हूँ, रोज पूछता हूँ, किसी जी, इकोनॉमिस्ट के पास कोई थीसिस नहीं है। बाकी एक और भी चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। आपका ख्याल है ये क्या हमारी हुकूमत जो है, अब ये प्रोफेसर साहब हैं माशाल्लाह, उड़ान प्रोफेसर जो हैं, उड़ान प्रोफेसर साहब, वो बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफक्किर हैं, ठीक है। क्या वो किस यूनिवर्सिटी बहुत बनाते हैं, सब बच्चों कहते हैं मेरे साथ काम करो, और बड़े वो यंग डेवलपमेंट फेलोज वगैरह सब कुछ, डज ही इंकरेज रिसर्च? देखिए अगेन रिसर्च एंकरेज करने के लिए भी, वेल आई वुडंट से दैट उसके पास ही हैज इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू इट। अगर आप देखें उसके He पास has a नेचुरली पाइड, huge आपका amount of ये money to इदारा do था। it. He has a दैट्स huge द amount of थिंग, ही money to हैज do अ it. ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू डू इट। पाइड उसके पास है पूरा, आप ही पाइड के वो वीसी रहे हैं नहीं, और आपने पाइड, काफी सॉरी सॉरी उसमें सॉरी किया है, रिसर्च किया सॉरी है। सॉरी सॉरी, ये एक चीज प्लीज प्लीज, ये भी आपसे क्लैरिफाई कर लें। उसके जी, पास पाइड, उसके पास पाइड नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं इसी वजह से निकल आया था, बिकॉज वो सोचता था पाइड उसकी डोमेन है। देखिए, ये हमें सोचना, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होनी होनी आई चाहिए। वुडंट नो दैट या आउटसाइड। आप मुझे बताइए, आईबीए का चांसलर कौन है? डॉक्टर अकबर जैदी चांसलर नहीं है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। नहीं नहीं, उसके ऊपर कौन है? चांसलर होता उसके है। ऊपर तो वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ जाता है ना। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर कौन है? अच्छा चले, आईबीए बोर्ड ऑफ बच गया। गवर्नर्स के तो पेट्रन आ जाते हैं, वो तो चल, डिफरेंट एक स्ट्रक्चर अलग है ना। पेट्रन कौन? आईबीए पेट्रन का नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब आप पेट्रन पाइड तो में, हमारे चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो यही ना, एहसन इकबाल पाइड का चांसलर है, आपका पेट्रन ही हुआ ना। जी अगर जी। वो चांसलर ये सोचता है हमारे मिनिस्टरों का प्रॉब्लम, या हमारा दिमाग खराब है, कि वो ओन करता है पाइड को। देखें, चांसलर ऑक्सफोर्ड का आपने देखा है, अभी इलेक्शन हुई है, वो एक ऑनरेरी डिग्री होती है। इमरान खान को लगा रहे थे, इमरान खान को ब्रैडफोर्ड ने लगाया। अभी चांसलर, मैं लिख चुका हूँ, चांसलर एक फिक्शन है, ब्रिटिश फिक्शन है। चांसलर या पेट्रन कभी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल नहीं करता। अब यहाँ मसला यह है कि वो सोचता है, जैसे आप भी सोच रहे थे, अभी आप भी कह रहे थे पाइड उसका, भाई उसका कैसे पाइड है? पाइड बाय लॉ इज एन ऑटोनमस एजेंसी, ठीक है। अब अगर मिनिस्टर साहब ये समझे ना, वो चांसलर की पोजीशन का अब्यूज करें और टेक ओवर कर लें, तो ये तो मेरा ख्याल है हम सब की बेवकूफ़ी है कि हम इसको अलाउ करते हैं। इकोनॉमिस्ट को सोच के कहना चाहिए कि भाई ये तुम्हारी तो डिग्री, तुम्हारी तो एजेंसी नहीं है। यू आर द मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, यू आर द चांसलर, बट चांसलर इज अ फिक्शनल अरेंजमेंट, ठीक है ना जी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, हाँ, वो तो ये these are structures of आईबीए bureaucratic का involvement. पेट्रन, आईबीए का So it's पेट्रन basically the how you involve people. आईबीए का पेट्रन चीफ मिनिस्टर है। अब आई थिंक जी, मुराद अली शाह सेंसिबल आदमी है, स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ है, शायद इंटरफेयर नहीं करता। पर अगर वहां कोई आ गया वडेरा, तो वो भी आईबीए को चाबुक लगाएगा, कहेगा मेरी एजेंसी है, आप ही कहेंगे वो उसकी एजेंसी है, फिर हाँ, तो ये क्या तो ये बात प्रॉब्लम्स बनती होंगे, है? ये तो नेचुरली, तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपका इस नहीं, तरह बट अगर बन रहा है तो फिर तो इंडिपेंडेंट में ये फिर फिर आपके आ जाते हैं प्राइवेट इदारों की बात आप कर लें। अब प्राइवेट इदारों में भी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स बन जाते हैं और फिर उसमें भी कंट्रोल आ जाते हैं एचईसी का और इस तरह का जो चीज होता है। अब आप यूके में देख लें, सिंपल सी बात है। यूके में यूनिवर्सिटीज जब डिग्री ग्रांटिंग होती है तो दे हैव देयर ओन अथॉरिटी, दे बेसिकली हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स दैट दे सेट। यूएसए में कोई एजेंसी नहीं है बाहर ऊपर जो उसको करती है। हालांकि गवर्नर, ये भी आपको बता दूं, जो डिग्री में जो सिग्नेचर थी
मेरे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जितनी भी वो जो डिग्री थी, पीएचडी और मास्टर्स जो किया था, उसमें गवर्नर की सिग्नेचर थी। गवर्नर होता है रीजन्स का हेड, राइट? तो वहां पे भी उसका इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन वो जिस तरह चलाता है वो डायरेक्ट डे टू डे रनिंग नहीं करता यूनिवर्सिटीज की। दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। द गवर्नर हैज नथिंग टू से कि यहाँ पे ये प्रोफेसर को हायर करो, वो प्रोफेसर को हायर करो, वो सब कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इदारे भी है, बट इंटरनल उनके चेक्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज शुड हैव देयर ओन चेक। द थिंग इज, यू नीड टू क्रिएट यूनिवर्सिटीज where they are run independently. You have the best and the brightest mind in the university in the country, because professors आपके PhDs है, they are basically spending years and years on education. पर अब उस पे आपका ट्रस्ट ही नहीं है। आदिल The साहब जो system, as you said, नहीं, doesn't trust that, तो वो परेगा आदिल आ जाता है। साहब जो जी। ट्रस्ट होता है ना, वो लॉन्ग टाइम अगो, 1000 years ago, जो बरतानिया तरक्की किया, वो तरक्की किया बिकॉज ऑफ गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते थे? वो प्रोफेशंस होती थी। अब हमारे यहाँ भी ट्रेड प्रोफेशंस एसोसिएशंस जो होती होती हैं, हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एसोसिएशन हुआ। अगर हम आपस में कोई एका नहीं बना सकते, कुछ सोच नहीं सकते क्या, अगर हमारे अंदर कोई डिबेट्स नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। मैं पॉडकास्ट करता हूँ ताकि हम बातें एक दूसरे से करें, कुछ समझें। अगर हमें वो चीज़ नहीं और हमें शऊर नहीं है कि हम सोचते हैं पाइड हसन इकबाल का है, तो ये तो हमारे लाशऊरियत की बात है ना, हमारे बेवकूफ़ी की बात है कि भाई कराची या यूनिवर्सिटी, अब हम क्या आईबीएम मुराद अली शाह का है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब उसको गोरा गोरा ये करता है, गोरा ये करता है, सिर्फ आंख उठा के दिखाता है और खत्म हो जाती बात। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, अभी स्टामर जो है, स्टामर को कोई जरूरत नहीं थी रिजाइन करने की, सिर्फ गोरे ने आंखें उठाई, उसको जनाब जरा सा बुरी नजर से देखा कि यार घटिया आदमी है, तूने ये काम क्या कर रहा है, उसको रिजाइन करना पड़ गया, वो रिजाइन कर गया। ठीक है। ऐसे पिछले 10 प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किए ब्रिटानिया में, सिर्फ शर्म की वजह से। अब हमारी आंखों में शर्म ही नहीं है, हम तो बेशर्म लोग हैं बेसिकली। अब मसला ये जी जी, है, I agree। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी प्रोफेशन जो है इकोनॉमिस्ट, जिसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ भाई ये ना पढ़ना, खुदा के वास्ते ना पढ़ना, ना जॉब अपॉर्चुनिटी, ना हमारे लोग खड़े होते हैं कि जी हम कुछ करें। एक चीज होती है, देखिए जैसे न्यूटन था, न्यूटन ने एक आम सा बंदा था, बेचारा गरीब आदमी था, कुछ भी तो उसको शौक था, उसने कर दिया। जैसे आइंस्टाइन था, स्टोर में वो पेटेंट क्लर्क था, बेसिकली क्लर्क था, उसने जी शौक की वजह से दुनिया बदल दी। तो जी हमारे जी, जो बिल्कुल। लोग हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट, केन भी, जो एडम स्मिथ भी था। एडम स्मिथ कौन था? अब सोचें, ही वाज अ ट्यूटर टू अ किड, उसके बच्चे को ट्यूटर लगा दिया था। क्या कहते हैं, उसके बाप ने, एक अर्ल कोई था, वो उस्ताद था, पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसने ये किताब लिख दी, ठीक है ना। तो ये हाँ एक होता है शौक, वो जी हमारे, बिल्कुल। मेरा ख्याल शौक ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है हमें। जिसकी वजह से मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी लास्ट क्वेश्चन आपकी, हमारी इकोनॉमिक रिसर्च की कोई वैल्यू है या हम उसकी तरफ देखें ही ना? और गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि वो सिर्फ गोरे की तरफ देख रही है कि गोरा हमारी पॉलिसी बनाए, और हमारे इकोनॉमिस्ट तो फारिग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। या फिर ये बड़ा बड़ा ईगो लेके फिर रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा ईगो है। मैं उनको पूछता हूँ पॉडकास्ट पे, वो कहते नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ, बुरा लगेगा मुझे, कामरान खान ने बुलाए तो मैं उसके साथ बात करूंगा, टीवी पे बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं बात कर सकता। या मुझे कई लोग कहते हैं मुझे कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीकर बुलाओ फिर बात बनती है। मैंने एक दफा कॉन्फ्रेंस कराई, बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहा था। जब प्राइम मिनिस्टर जाने लगा तो सब भाग गए। तो मैंने उनको ये तो कई होता ही दफा है। कॉलर से पकड़ के रोका, मैंने कहा भाई तुम भाग रहे हो? कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, अब हमारा क्या काम है? मैंने कहा भाईजान, बिल्कुल। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, बैठ के सुने, बात करें। वो कहते नहीं भाई नहीं, तुमने मुझे की नोट स्पीकर तो बुलाया नहीं, तुमने मुझे कोई चेयर करने के लिए बुलाया नहीं, तो इसलिए मैंने कहा यार मैं भी नहीं चेयर कर रहा, मैं तो कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहा हूँ ताकि बात हो। अब इसके बरक्स आदिल साहब, मैं आपको बात बताऊँ, जब मैं वो फंड में था, आईएमएफ में था, तो मैं जाता था बहुत ज़्यादा एईए मीटिंग्स पे, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की मीटिंग। वहाँ सारे नोबेल प्राइज विनर होते थे, आपको पता है मेरे बहुत उस्ताद नोबेल प्राइज विनर थे, दासिक थे। तो मैं रॉबर्ट लूकस के साथ एक दफ़ा जनाब पैनल पे था, और मेरे पैनल के स्पॉन्सर रूडी डॉनबुश और रॉबर्ट लूकस। वो मैं परेशान हो गया, मैंने दोनों से कहा, मैंने कहा भाई मैं तो उठ जाता हूँ यहाँ से, बिकॉज मैं आपके साथ कैसे बैठूंगा। मुझे लूकस और डॉनबुश दोनों ने कहा भाई नहीं, ये तुम गलत बात कर रहे हो, तुम बैठो और तुम बात करो, खुल के बात करो, ये कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, तुम्हारी पाकिस्तानी सोच है। बिल्कुल। ये हमें, मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसके बाद कहा लूकस को, मैंने कहा बॉब कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी? कहता नो, नो नॉट हियर, आई हैव टू गो टू एवरी सेशन, आई कांट सिट आउटसाइड, आई हैव टू बिल्ड द प्रोफेशन। ये हमारे लोगों में क्यों नहीं ये ख्याल? बिल्कुल, आपकी सही बात है। विद दैट आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस यूएसए में। तो ये था कि हमारे जो कीनोट स्पीकर होते थे वो दिखते थे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहाँ हैं, उनके साथ जाके गपशप करते थे हम्म, कि भाई आप क्या कर रहे हो रिसर्च में, आप बताओ, अपना रिसर्च बताओ। वो खुद जाके
बड़े बड़े नाम जैसे क्रूगमैन, फीनस्टा, ये वगैरह जो भी है, ये जाके आपस में ये बैठते, अपने उसमें लोगों के साथ बैठते नहीं थे वो टाइम, कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वो जाते ढूंढते थे ग्रेजुएट स्टूडेंट के, उनके साथ जाके बैठे और गपशप करें और फाइंड आउट करें कि भाई उनको रिसर्च में क्या इंटरेस्ट, नया चीज क्या हो रहा है, बिकॉज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे आर एक्चुअली, इफ दे आर साइटिंग योर रिसर्च, दैट मीन्स वो लेटेस्ट, वो आपकी रिसर्च आपको देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट द न्यू, एट द पैराडाइम वेयर इट्स गोना वर्क फॉर 20 years। सो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो आपका 20 25 30 साल का है और आप 60 years पे कोई लिख रहे हैं, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, वो अपनी थीसिस में साइट कर रहा है, तो उसका मतलब यू आर क्रिएटिंग अनदर जनरेशन which is going to look and read and look up to you, but that unfortunately is not there because naturally हमारा जो incentive structure पे ही आ जाता है बात। क्या इंसेंटिव our स्ट्रक्चर, बार बार आप बार बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। आपको क्या तो चाहिए, बात आपको आपका क्या यही है चाहिए? HEC की, आप आपको भी देखें आपको भी अगर, मरियम बीबी की तरह सरकारी जहाज चाहिए, आपको भी नहीं प्रोटोकॉल ऐसा चाहिए, कुछ तो नहीं है क्या ये चाहिए? नहीं ये फिर क्या इंसेंटिव है आप लोगों का? हाँ बताइए। बट देखिए, अगर आप लगेंगे, आप बोलेंगे कि रिसर्च इतनी करनी है, जैसे आपको 10 पेपर करने हैं, 5 पेपर करने हो, फिर बस खत्म, आप प्रमोट हो गए, आप बन गए, आप पहुंच गए अपने उसमें लेवल पे, नाउ देयर इज नथिंग मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। टेल मी वन थिंग, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी? अगर कोई एक कर लेता है 15 पेपर, प्रोफेसर बन जाता है, पर उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है HEC की तरफ से? हम्म, हम्म, कुछ है ही नहीं। अगर वो बोलेगा मैं तो घर पे बैठ के बस क्लास पढ़ाता रहूंगा और फिर आई बी हैप्पी विद दिस, तो होल आइडिया अनफॉर्चुनेटली इसके जो डिस्कोर्स है, यू नीड टू लुक एट कि आपके पास डिस्कोर्स के लिए क्यों नहीं आते, हम्म, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर टाइम गेटिंग इनटू दिस डिबेट एंड ऑल दैट, बिकॉज उनका है ही नहीं। अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे? क्यों मोटिवेशन? अगर यूएसए में भी आप देखें, द कंपटीशन इज इट, अगर आज मैं अगर अपना नहीं देखूंगा, टुमारो पीपल फॉरगेट मी। ये जितने भी प्रोफेसर्स हैं आपके, जितने भी आपने नाम लिए, दे हैव दैट इंसेंटिव। उनका क्या इंसेंटिव है कि आई वांट टू डू बेटर देन द अदर गाय। अगर हम्म, आज क्रूगमैन लिख रहा है तो वो मेलेज बोलेगा मुझे भी नोबेल प्राइज जीतना हो, वो नोबेल प्राइज जीतने के लिए मुझे उससे बेहतर काम करना है। He's created the models, now I have to add to those models and I have to work harder, नेटवर्क बनाना है। वो अब जब कोविड का हुआ था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोविड का हुआ था, ऑल दी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैव बिकम ऑनलाइन, और ऑनलाइन करके वो लोग ने एक फायदा किया था, और जो बहुत बड़ी चीज थी कि एनी वन कुड अटेंड फ्रॉम एनीवेयर। मैंने हम्म, अटेंड किए थे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, ये मेरिट्स के मैंने कॉन्फ्रेंसेस और पेपर प्रेजेंटेशंस अटेंड किए थे, जो कभी मुझे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा मौका नहीं मिलता। तो ही वॉज प्रेजेंटिंग एंड द आइडियाज देयर, ही वॉज शेयरिंग द लेटेस्ट आइडियाज देयर, 200 to 200 people at that time, right? और काफी हो रहा था वो। अनफॉर्चुनेटली नेचुरली कोविड जैसे वो पीपल वेंट इन पर्सन प्रेजेंटेशन में वापस चले गए, तो वो एक चला गया मौका। लेकिन आप देखें, द थिंग इज, वो उसको प्रेजेंट क्यों करना है, उसकी आप लिस्ट देखें, CV देखें उसके, हर साल 25 प्रेजेंटेशंस करता होगा यूनिवर्सिटीज में जाके। दे गो फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर टू प्रेजेंट। क्यों? दे हैव टू कीप द नेटवर्क, दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर स्टिल needed and still they are the ones that are valued, their insights are valued. To keep that up, you need to be on the front line or the frontier of your whatever field it is, and for तो that you आदिल have साहब, thousand यहाँ new people यहाँ coming every year। बताइए, यहाँ बताइए, जी, IBA में कितने सेमिनार्स होते हैं हफ्ते में? अनफॉर्चुनेटली इतने नहीं होते, हमारे नहीं होते ना। नहीं है वो, नहीं यहाँ मैं होते। आपको यहाँ बताऊं, स्ट्रक्चर ही अलग है। मैं फॉर एग्जांपल वॉलंटियर करता हूँ, मुझे सेमिनार करने दो। यूनिवर्सिटीज कहती है नहीं। मैंने अभी पिछले दिन एक यहाँ इस्लामाबाद के IBA, तो मैं पहुंच नहीं सकता, बहुत दूर हूँ, पैसे नहीं है। पर यहाँ मैंने एक वो यूनिवर्सिटी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने एक पेपर तैयार कर लिया, मैं आके सेमिनार देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चिट्ठी लिख दो वाइस चांसलर को, तो वो शायद इजाज़त दे दे। ठीक है। ये मैंने लॉन्ग टाइम अगो आई डिड दिस रिसर्च एंड आई शोड दिस के जी, जो जो सेमिनार कल्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने शुरू किया था 1892 में, और उस जमाने में हफ्ते में पता नहीं कितने 100 सेमिनार होते थे वहाँ। हमारे यहाँ आज तक सेमिनार का कल्चर नहीं है। मैंने लम्स में भी सेमिनार किए थे बहुत शुरू शुरू में, जब मैं IMF से आता था, तो मुझे लम्स से पुशबैक आया कि भाई ये तो अपनी शो मारने आता है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सेमिनार कल्चर हमारे पास है नहीं। और कॉन्फ्रेंस भी जो हम कराते हैं, अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बैंकर्स कुछ करा रहे हैं कराची में, तो अभी मुझे इनविटेशन आया कि आप परसों पहुंचे। तो मैंने कहा भाई कोई तरीका होता है? तो कहते हैं आपको गेस्ट बुलाया, आपको स्पीकर कौन सा बुलाया? मैंने कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैं तो नहीं आ सकता। पॉइंट ये, कल्चर ये है कि आप गेस्ट आ जाए, मैं कुछ चले, मैं गेस्ट भी आने को तैयार हूँ, बट मुझे कोई 2 3 हफ्ते 4 हफ्ते का नोटिस तो दे देते। ठीक है। और बताते कि क्या करना है। चले, कराची तो पहुंचना मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं है, लाहौर तो शायद मैं पहुंच भी जाऊं। यहाँ अक्सर लोग कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाते लोगों को, एंड देर इज नो सेमिनार कल्चर हेयर।
And that is because the professors themselves don't want it. It's nobody's fault. It's a professor's fault because professors ने हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हर एक ने अपना साइलो बनाया हुआ है, हर एक ने अपना फैन क्लब बनाया हुआ है, और कहता है दूसरे को ना बुलाओ, डिबेट भी नहीं करना चाहते एक दूसरे से. ये बहुत बड़ा मसला है. This has got nothing to do with incentives. This has got nothing to do with anything. It is just maybe a Chaudhary culture, maybe a feudal culture. I don't think we have an academic culture, unfortunately. देखिए, इंसेंटिव अगेन वही है कि क्यों है, बिकॉज उसका इंसेंटिव है कि वो कुछ ना करे, राइट? वो भी तो एक है. मुझे घर पे बैठ के मेरा इंसेंटिव है कि मैं सिर्फ बस क्लासे पढ़ाऊं, मेरे आई एम इनफ. मेरा काम बिल्कुल. अगर यही है, और देर आर पीपल हु चूज, सो देर आर, अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में भी देर आर पीपल नाउ सेइंग कि टीचिंग ट्रैक होना चाहिए. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन जस्ट टीचिंग एंड नॉट डूइंग रिसर्च, दैट्स फाइन. That is their life decision. They will then be evaluated in such a way that they will, if they are good teachers, they will remain. And then if they are bad teachers, they can't do that. So आपका यही है. फिर आपको क्या दूसरा एक है, ड्यूल ट्रैक है, रिसर्च और टीचिंग करना चाहता है, वो सही है, वो ठीक. करे. जो सिर्फ रिसर्चर ठीक. बनना चाहता है वो रिसर्च करे. तो ठीक. दोज आर द वेज यू क्रिएट दैट, बट यू ब्रिंग इट इनटू द सिस्टम. बट यू बिल्कुल. कांट से कि अच्छा कि आप रिसर्चर हैं लेकिन आप रिसर्च ही ना करें कोई. दैट इज वेयर ठीक. द प्रॉब्लम इज. That is बिल्कुल where ठीक. your issue, and that's why आपके जो seminars क्यों नहीं होते? Seminars is a part of discussion, debate, because I don't want anyone else to get my ideas. अच्छा, अब ये सोचिए, That's the thing. जब मैं पाइड में था, हाँ. तो मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन वेबिनार करता था. आपने बिल्कुल ठीक कहा, जूम आ गया. मैंने कहा यार, बुलाना तो बहुत मुश्किल है लोगों को, पैसे हमारे पास है नहीं. तो मैंने कहा जी. वेबिनार शुरू कर दो, और हर किसी को दावत दी. अभी भी जैसे मैं पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ, हर किसी को दावत देता हूँ, भाई आ जाओ बात करो. अब मुझे कोई मिलता नहीं, मुझे लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आके बात करो. सारी फैकल्टी जो है, मैं नाम नहीं लेता, सारी बड़े बड़े नामों को मैं पर्सनली फोन करके मिन्नतें करता हूँ, आ जाओ. वो नहीं आते. और कई लोग रोप डालते हैं कि मैं इस तरह आऊंगा, उस तरह आऊंगा. मैं कहती क्या, जिस तरह आ जाओ, मैं झुक के सलाम करता हूँ, आ जाओ बात तो करो. ठीक है. अब वो घबराते हैं, फिर कई दफा आ जाते हैं, वो आके मुझे कहते हैं अच्छा जी हमने आरसीटी किया था. मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा कि, चले बताएं हमें क्या किया. कि यार आरसीटी हमने ये किया कि अगर आप कॉफ़ी पी के इम्तिहान देंगे तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप चाय पी के देंगे तो फेल हो जाएंगे. मैंने कहा यार बड़ी अच्छी चीज़ है, आप बताएं. आप मुझे बताएं, समझ नहीं आती ये इकोनॉमिक्स है, ये क्या है. कॉफ़ी चाय की आरसीटी कर ली तो क्या बात होगी. इसी तरह आ जाते हैं कई लोग कहते हैं ट्रेड इज बेटर देन नो ट्रेड. यार मैंने कहा ये तो डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने लिख दिया था बहुत पहले. अब आगे तो बात करो. जो मैं अपने नानी टेस्ट की बात करता हूँ कि ये मेरी नानी को बात पता है, वो उसका क्या फ़ायदा है. तो मसला ये है कि ये हमें इकोनॉमिस्ट को भी एक दूसरे को चैलेंज करने की आदत पड़नी चाहिए. और जब चैलेंज करते हैं तो फिर लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बेइज्जती हो जाती है उनकी कि चैलेंज मुझे कर दिया. तो ये भी हमारे कल्चर की बात है. अब क्या करें, जब कल्चर इतना गंदा हो तो हम कैसे तरक्की करेंगे. बहुत, तो आखिरी कमेंट दे फिर बंद करते हैं. तो ये आई थिंक इन दैट सेंस वही है कि हमने, वेल, डिबेट इज ऑल पार्ट ऑफ चैलेंजिंग. तो आई थिंक यू शुड गेट as an economist, because it's considered a soft science, right? In that sense, nobody is right and nobody is wrong. अगर आप एज एन इकोनॉमिस्ट आपकी बिल्कुल आइडियोलॉजिकल थिंकिंग डिफरेंट है, I should respect that. अगर मेरी ideological different है thinking, you should respect that. The thing is, there are different ideologies in Islam, in economics, and these have different implications for everyone. तो challenge तो यही है कि no, so पूरा पहले basic यही idea है कि nobody is right and nobody is wrong, but then let's create a certain discussion जहाँ पे हम दोनों के views account for हो, and we debate कि क्यों आप right है, क्यों मैं wrong हूँ, या क्यों Exactly. आप wrong हो मैं right हूँ. Like that's the thing, that's the debate about. And economics, because the field is such a way, the social sciences की पूरी बात ही यही है कि everyone has different opinions and views, and that Exactly. is where debate is. आप physics में जाके कोई ये debate नहीं करेगा कि gravity नहीं है. That is not kind of a conversation you'll have, right? There are physics laws जो हैं जो बड़े grounded है. न्यूटन का जो law है बड़ा grounded है, बड़ी उसके proven है. You can't really have a debate. But economics में you can have a debate कि trade नहीं होनी चाहिए. Fine, you can have that debate. Trade होनी चाहिए. You can have that debate. बिल्कुल Nobody is ठीक है. right or wrong here. But once you बिल्कुल start ठीक saying है. कि मैं ही सही हूँ और दूसरा गलत है, तो खत्म हो जाती है बात. बट बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम है. यही है नेचुरली. अच्छा, फिर उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए तो सपोर्ट करता है. अगर ये कह दिया यार ये बंदा बिल्कुल ही गलत बोलता है और सब उसको रिजेक्ट करने लग जाएंगे और उसको ही सब वो करने लग जाएंगे, बॉयकॉट करने लग जाएंगे, बिकॉज वो तो हर कोई बोलता है कि गलत ही बोलता है और वो कोई एग्री, हालांकि वो सही बोल रहा हो अपनी तरफ से, उसके पास प्रूफ भी एविडेंस भी हो, लेकिन उसके कोई सुनने के तैयार नहीं है. तो दैट्स द प्रॉब्लम. फिर वो नेचुरली वो बोलता है कि मैं क्यों गलत बोलूं, मैं वही बोलूंगा जो बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं, बोलेंगे. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल तो साहब. थैंक यही यू एक वेरी मच. प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ आर डिबेट, हमारा जो लैक ऑफ डिबेट है, तो हाँ ये पूरा एक बिल्कुल इशू ठीक आ कह रहे जाता है. हैं. मेरा तो ख्याल आदिल साहब ये है कि डिबेट इज द ओनली थिंग दैट, एकेडमिक्स में डिबेट ही और कुछ नहीं है. आप देखें एग्री. स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम
प्लेटो, एरिस्टोटल एटसेट्रा डिबेट ही चलती आ रही है और आज भी डिबेट ही है। और माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की फिजिक्स के बारे में, बट देखिए इवन फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी ने ग्रेविटी को भी चैलेंज ऑफ कर कोर्स, दिया, ठीक है तो ना। है ही, तो बात क्योंकि वही है ना, जो उसकी जो डेवलप जो किए लोगों ने। जो हेगल कहता था कि देयर इज नो सच थिंग इज एब्सोल्यूट नॉलेज, नॉलेज इज ऑल डायलेक्टिक्स, ऑल डिबेट। तो बहुत अच्छी यस बात आपने की आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन वेरी गुड टॉकिंग टू यू। अपने भाइयों से आईबीए में सारों को कहें, भाइयों बहनों को सबको कहें, खुदा के वास्ते आए डिबेट करें। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, सबको मिन्नतें करता हूँ, आए बात करें, क्योंकि हमें अपनी पब्लिक को दिखाना है कि हमारे पास कुछ जी, आइडियाज है, बी केपेबल ऑफ डिबेटिंग। ये मेरा कोशिश है, दैट्स ऑल। और मेरे पास कोई कुछ नहीं करने को, मैं यही सोचता हूँ कि यार ये डिबेट अगर हम करें तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ऑल। बाकी ऑफ कोर्स सबस्टैक पे तो लिखता रहता हूँ, आई होप यू सी व्हाट आई राइट। मैंने डिवेल्यूएशन पे बिल्कुल, चले, बहुत बड़ा एक्सेलेंट, कॉलम लिखा है, एज देखिए। ऑलवेज। अभी आज आई लिखे, रीड एंड आई एम, इट्स आज गुड, लिखा दिस इज है, हाउ नॉलेज इज स्प्रेड। आज लिखा है रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स पे, अब रिव्यू ऑफ द रिसर्च देखिएगा, तो इंशाल्लाह फिर देखिए, करेंगे। आपका तो years of experience and we need that experience, you need to write it down, that's what I tell people कि बिल्कुल अगर आपके पास इतना years of experience, you have 40-50 years of बिल्कुल experience of economic thinking है, it now should be written in paper so that people बिल्कुल, can read and learn about एवरीबडी it. शुड डू इट, एवरीबडी And शुड। that's the whole idea, when you write your ideas down in paper, people it becomes encapped in that, right? तो वो ही एक बड़ी बात है कि एक तरीका है, that's how knowledge is spread and retained, I would जी say, right? So that जी, is very important. I think you're doing a good service in that sense by थैंक यू वेरी writing. मच आदिल साहब, थैंक यू वेरी Thank you. मच, इंशाल्लाह वील डू दिस अगेन। खुदा हाफिज।